तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ फील आया था कि मैं लास्ट बैच में हूँ, मुझसे जेई हुआ कि नहीं होगा? तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मेरी जो क्लास में परसेंटेज वगैरह आती थी और वो जो क्लास में टॉप लोग होते हैं उनमें मैं नहीं आता था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे को बहुत ही अर्ली और रियलाइज हो गया था कि मेरा जो फोर्टे है वो पढ़ाई ही होने वाला है। एग्जाम में कभी मार्क्स कम आ गया हम्म और आप एक्सपेक्ट किए थे कि यार 360 का एग्ज़ाम है हम्म तो मेरी जो है 250 प्लस आ जाएगी। अरे सडन ऐसा हुआ कि 100 मार्क्स आ गया, 150 आ गया। मतलब सडन जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ख़राब आ गया। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ था? और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसे उसको ओवरकम करें? तो राघव जी बताइए कि ये ज़माना तो सोशल मीडिया का है, राइट। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और जिस जल्दी इसकी मार्क्स डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्क्स कम आ रहा है। तो आप एज ए स्टूडेंट क्या सोशल मीडिया पे अपने पढ़ते समय थे, सोशल मीडिया पर रहते हुए मैनेज कर लिए या नहीं थे? और क्या बच्चों को होना चाहिए? बिकॉज अब देख रहे हैं कितने प्लेटफॉर्म हैं और लोग बिलियंस रुपीज बर्न कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, राइट। और माइंड कैसे डाइवर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। सही बात है। तो कैसे आप बैलेंस करते हैं? मैंने अपने पापा को बोल रखा था कि मेरे फ़ोन से ऐप ब्लॉक कर दो, और मेरे को उसका पासवर्ड नहीं पता था। मैं चाहूँ तो यूज़ पासवर्ड कहीं से निकाल के हटा नहीं सकता, लेकिन मेरे में हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विद सियाराम कुमार। इस शो में हम लोग गेस्ट की एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट है राघव सराफ। इन्होंने आईआईटी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में AIR 125 लाया है। इनकी जर्नी एक लास्ट बैच से स्टार्ट हुई और कैसे टॉप बैच में पहुंचे और इस एग्जाम को कैसे क्रैक किए, इससे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ये काफी इंट्रोवर्ट पर्सन है, आज भी कॉलेज में ये ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब इनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, अपने आप को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो हेलो राघव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो जैसा कि मुझे जर्नी आपका पता है, मुझे स्टार्टिंग का, हम्म कि आपकी एडमिशन हुई थी कुछ लास्ट बैच में, राइट वहाँ से आपने फर्स्ट बैच में गए। राइट तो जनरली ऐसा देखा गया है कि हमने कोटा में तैयारी किया था, तो कोटा में कोई अगर लास्ट बैच में चला जाए राइट। तो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि यार मैं तो गया। गया। तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ फील आया था कि मैं लास्ट बैच में हूँ, मुझसे जेई हुआ कि नहीं होगा? मतलब मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये था कि मैं जो लास्ट बैच में गया हूँ वो मेरे मेरिट पे नहीं है, दैट इज ओनली बिकॉज मैं लेट हूँ। सो मुझे पता था कि इतना तो सिस्टम फेयर है कि अगर मैं अपने मेरिट पे एक एग्जाम अच्छे से दूँ तो मुझे प्रमोट करेंगे ही करेंगे। अब स्टार्ट में ऑब्वियसली मैं कुछ काफ़ी बच्चों से पीछे था, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था तो मुझे काफ़ी कुछ पता नहीं था। तो वो जो फर्स्ट के आई थिंक 3 to 4 मंथ्स होते हैं, वो मैंने इसी थॉट प्रोसेस में किया कि मुझे बस कुछ भी करके अपने मेरिट को प्रूव करना है। तो मैंने 3 to 4 मंथ्स में जो बेसिक्स है उसको काफ़ी अच्छे से ग्राइंड करने की कोशिश की, ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें मैं इतना मार्क्स ला सकूँ कि मैं बस टॉप बैच में चल जाऊँ। मेरा स्टार्टिंग से यही थॉट प्रोसेस था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लोअर बैच में हूँ, क्योंकि दैट वाज़ नॉट बेस्ड ऑन माय मेरिट। ओके ओके। सो इससे रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है राइट कि सिंस आपने बोला कि आप लेट ज्वाइन किए, राइट। तो जनरली आजकल इंडिया में ट्रेंड है, हुँ कोई बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी करना चाहता है हुँ या मेडिकल की तैयारी करना चाहता है हुँ तो आजकल 5-6 में स्टार्ट कर देते हैं, हुँ लेट कम से कम 8-9 में तो खरीदे। कर ही देते हैं। हाँ। तो ये आपने लेट कैसे डिसाइड किया और ऐसे लेट डिसाइड करके इतना अच्छा रैंक लाया जो है? हाँ। तो बताइए आपने जो है कि क्या आपको कब डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है? मतलब थोड़ा चाइल्डहुड जर्नी में जानना चाहता हूँ। यस। एक्चुअल में ऐसा था कि एकदम ही बचपन में जाते हैं, मतलब आई थिंक थर्ड फोर्थ के टाइम पे तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मेरी जो क्लास में परसेंटेज वगैरह आती थी और वो जो क्लास में टॉप लोग होते हैं उनमें मैं नहीं आता था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे को बहुत ही अर्ली और रियलाइज हो गया था कि मेरा जो फोर्टे है वो पढ़ाई ही होने वाला है।
क्योंकि स्पोर्ट्स में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं मेरा, तो मैंने 5th-6th में ही मैंने पढ़ाई में थोड़ा फोकस करना शुरू किया और 7th तक मैं क्लास में टॉप करना शुरू कर चुका था। बट इवन देन आई वाज़ अ चाइल्ड, आई डिड नॉट नो अबाउट फ्यूचर, मतलब मैंने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं एक्चुअल में। और ज़्यादा बात भी होती थी तो घर में मज़ाक में होती थी कि घर फ्यूचर में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे ऐसा कभी उस पे फोकस नहीं किया मैंने। बात क्या हुई कि 10 9 अब 7th के बाद तो 8-9 में कोविड हो गया। तो कोविड के चलते ऐसा और मैं ध्यान नहीं लगा पाया अपने फ्यूचर वगैरह के बारे में, कुछ सोच नहीं पाया। 10th में 10th चल रहा था तो आई थिंक जो पहले तो जो स्टार्टिंग में पहले से बच्चे कर लेते हैं उनका अलग रहता है, लेकिन 10th में भी आई थिंक प्री बोर्ड्स के पहले बच्चे बैच में आना शुरू कर देते हैं, आई थिंक नवंबर टाइम में। तो उस टाइम पे मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में समझ में आया थोड़ा। पापा ने बोला कि अब थोड़ा फोकस करो इसमें इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में, तो मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग में आईआईटी, एनआईटी, मेरे को पहले वो भी नहीं पता था कि आईआईटी, एनआईटी क्या होता है। वो भी मेरे को बाद में जाके समझ में आया कि आईआईटी, एनआईटी से बेटर होता है, फिर और कॉलेज होते हैं। ये मुझे बाद में समझ में आया। तो उस टाइम पे मैंने एडमिशन इस बात पे नहीं ली क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे थे, तो मुझे पेरेंट्स ने बोला कि पहले बोर्ड्स पे फोकस कर। उसके बाद बोर्ड्स खत्म हो गए, फिर ये दिक्कत हो गई कि कौन से कोचिंग में एडमिशन लेनी है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे कोचिंग है। ओके। तो इस चक्कर में मैं जब फंसा हुआ था, उसी टाइम पे मेरी मामा जी की भी शादी थी, अरे ओके। अराउंड बोर्ड खत्म होने के जस्ट बाद। तो मैं सोचा कि मैं मामा जी की शादी से आता हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग डिसाइड कर लूंगा। तो उस चक्कर में मैं इतना लेट हो गया, मैंने जो चीज़ मुझे नवंबर में ज्वाइन करनी चाहिए थी वो मैंने जाके मई एंड में ज्वाइन की अगले साल के। तो उधर उधर से आके भी मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई चूज़ करने में, लेकिन मैंने फाइनली चूज़ किया और मैंने को अपनी प्रिपरेशन शुरू की। ये मेरा सिनेरियो था। ओके। तो जनरली होता है कि जैसे आपने भी बोला, एक तो बच्चे 8, 9, 10th में कर देते हैं, राइट। बट मुंबई का जो ट्रेंड है, लोग एटलीस्ट कम से कम जो 10th दे रहे हैं वो हाँ। नवंबर में डिसाइड कर लेते हैं क्या होने का और एडमिशन भी दे लेते हैं। राइट। बट आपने उसमें भी नहीं लिया। नहीं लिया। तो क्या कहे, क्योंकि जिस कोचिंग में थे आप, हुँ। ऑलरेडी नवंबर में भी बच्चे एडमिशन लेकर बैठो। पढ़ रहे थे, वो भी थे। हाँ। तो क्या ऐसा फर्क पड़ा आपको कि लॉन्ग टर्म में कि यस, वो जो बच्चे वहाँ से पढ़ के आए थे वो ज़्यादा आगे बढ़ गए थे और आप लेट एडमिशन लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में अभी भी बहुत सारे बच्चे लेट एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको ऐसा डाउट होता है कहीं मैं पीछे तो नहीं। ना हूँ जो है। तो क्या जब उनके आप साथ हुए, जब आप नीचे वैसे से आप ऑन द मेरिट बेसिस आप ऊपर गए, उनके साथ गए, तो क्या कोई डिफरेंसेस था कि वो पहले से पढ़ के रखे हैं तो ज़्यादा नॉलेज है आपसे, या ऐसा कुछ था? अब जेईई जो है, जेईई में 2 चीज़ें हैं, एक तो लॉजिक जो होता है, लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और एक होता है कि नॉलेज, कि जैसे ऑब्वियसली केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो याद होनी होती है, फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो नॉलेज गैप था वो थोड़ा बहुत था, आई एम गोइंग टू से दैट थोड़ा बहुत नॉलेज गैप था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, मैं 50 बच्चों के बैच में गया था, टॉप बैच में, उसमें से आई वाज़ इन द टॉप 10 इन दैट। इवन दो मैं लेट जॉइन किया था और मैं लास्ट बैच से आया था। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट जॉइनिंग ले, मतलब जॉइन ऑब्वियसली इफ यू जॉइन अर्ली इट इज़ ऑब्वियसली बेटर, बट इफ यू जॉइन लेट यू आर नॉट बिहाइंड, यू कैन ईज़िली कोप अप, यू जस्ट नीड अ लिटिल मतलब थोड़ा-सा पुश करना पड़ता है 30 मिनट्स में, आराम से हो जाता है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट। कि अगर हम किसी की जर्नी अगर लेट से भी स्टार्ट होती है, हुँ। वो भी सक्सेस कर सकते। हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि मैं लेट स्टार्ट किया अब क्या हो गया। हुँ। अगर बच्चा डिसाइड कर लिया कि मुझे अब जेई करना है, चाहे वो 11th में डिसाइड किया हो या 12th में डिसाइड किया हो या 9th में डिसाइड किया हो, अगर वो डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है और उसके माइंड सेट को, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उसको समझ लिया और अगर उसी पे फोकस होकर लग जाए तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। कर सकता है। 100%। जो आप उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मेरे दिमाग में ये आ रहा है हुँ। कि सिंस आपने तैयारी तो कर लिया, राइट। एंड तैयारी करते समय होता है कोचिंग की जो प्रॉब्लम होती है, राइट। वो यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर बेकार पढ़ा रहा है, प्लस दूसरी बगल वाली कोचिंग ऑफर करता है कि मेरे पास आ जाओ। ऑनलाइन चीज़ें भी आजकल अवेलेबल है। राइट। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चे का जो ऑलरेडी रैंकर्स हैं, जैसे आप रैंकर्स हैं, उन बच्चों की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ हुँ। कि ये प्रॉब्लम होती है हुँ। कि कोचिंग वाले आते ही आते हैं दूसरे कि मेरे पास आ जाओ, या ऑनलाइन चीज़ें भी होता है कि यार ऑनलाइन लेवल में थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ। हुँ। तो आप कोचिंग में पढ़ते हुए, जिस कोचिंग में भी थे, हुँ। उसमें पढ़ते हुए कैसे ये सारे डिस्ट्रैक्शन से बचे? तो पहली बात तो जब कोचिंग चूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कोचिंग थोड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। बट अगर कोचिंग चूज़ कर लिया, उसके बाद आए-बाए नहीं देखना चाहिए। मतलब हाँ, मैं नॉर्मली अवॉइड करता था अपना फ़ोन नंबर किसी को देने से, लेकिन हाँ, कॉल्स आते थे
का मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी कोचिंग से कॉल आते थे। मैं उनको अवॉइड ही करता था। मैं इनफैक्ट मैं ऑनलाइन जो भी बड़े कोचिंग्स हैं उनके भी मैं रिसोर्सेज़ नॉर्मली यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वो एक डिस्ट्रैक्शन ही है। मतलब मैं इसका मटेरियल यूज़ करने लग जाऊँगा, फिर इसका मटेरियल कंप्लीट नहीं होगा, फिर क्लास में वो मैं बोलूँगा कि मटेरियल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें प्रॉब्लम ही होने वाली है। अगर मैं एक जगह फ़ोकस होके काम करूँगा तो मटेरियल तो मटेरियल है, इन द एंड आपको जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी का मटेरियल बहुत खराब है और किसी का बहुत अच्छा है। तो इट्स देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स। आई बिलीव कि जो कोचिंग में हो तुम उसी को एक तो उसका जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, और फिर जो जनरली एक्सेप्टेड बुक्स है, जैसे बहुत कॉमन जैसे वीके रसवाल वाली बुक्स है, और फिजिक्स में जैसे एरोडोव है, और मतलब जो कॉमनली नोन बुक्स हैं उनको सॉल्व करना बेटर होता है रादर देन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना और उनके मटेरियल यूज करना। ओके, तो मतलब बेसिकली आपने सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया, Right. सारे रास्ते ब्लॉक करके रखे थे। राइट। तो अगर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, सिर्फ आप तो उसको ब्लॉक कर दिए, बट दूसरा कहीं ना कहीं बच्चा जब सोल्व करता है तो दिमाग में आता है कि यार मैं कितना क्वेश्चन सोल्व करूं, बिकॉज टन्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसे आपने बुक का नाम लिया कि इरोडो बुक है, फिजिक्स में डीसी पांडे बुक है, Right. एससी वर्मा बुक है, राइट। एज ए केमिस्ट्री टीचर एम एस चौहान की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ। मतलब नीरज कुमार की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ। तो इतनी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हम्म। तो और हमारी कोचिंग की मॉड्यूल अवेलेबल है Right. जो बच्चों को एडवाइस करते हैं प्राइमरी की इसको सोल्व तो करो ही करो, हाँ। साथ में टीचर भी असाइनमेंट दे ही देता है जो है। तो इतनी सारी मटेरियल्स अवेलेबल है, तो बताइए बच्चों को यहाँ क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए अपनी कोचिंग मटेरियल के अलावा? नहीं, तो मेरा मानना है कि टीचर जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि कोचिंग मॉड्यूल जो है वो करना है, क्योंकि वो एक पैटर्न से बनता है। वो पहले बेसिक से थोड़ा डिसेंट लेवल तक लेके आता है। वो एकदम हाई लेवल तक नहीं लेके जाता है, वो एक डिसेंट लेवल तक लेके जाता है। वो करना चाहिए, अनलेस आप खुद ही एक बहुत अच्छे लेवल पे चले गए हो। बट फॉर एनी चैप्टर यू शुड ऑलवेज बी योर कोचिंग मॉड्यूल। उसके बाद जो है मतलब एक तो आपको अपने टीचर से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर टीचर असाइनमेंट दे रहे हैं तो आप उन्हीं से पूछिए कि आप टीचर को तो पता ही है कि ये जो बुक्स है वो स्टैंडर्ड है, नोन है, करनी चाहिए। तो वो असाइनमेंट दे रहे हैं तो डू दे वांट अस टू डू द असाइनमेंट इन प्लेस ऑफ देम, और डू दे वांट अस टू डू द असाइनमेंट विद द बुक? तो जहाँ तक मतलब अगर टीचर से ये बातचीत करके मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बना ले तो टीचर आपको खुद ही गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी बुक करनी चाहिए। अब जैसे मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास थी उसमें हमारे टीचर ने बोल के रखा था कि अगर मॉड्यूल के अलावा और कुछ भी बुक करनी है तो यही बुक करनी है, ये एक बुक करनी है। पूरी क्लास इसको फॉलो करती थी, तो मुझे कोई सेकंड ओपिनियन था ही नहीं ना, मैं बस वही बुक फॉलो करता था। कुछ क्लास में अगर टीचर इसमें एकदम वो नहीं दे रहे हैं कि मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रहे कि यही करो वही करो, तब मैं अपने पीयर्स के साथ ग्रुप बना लेता था जो मेरे अच्छे पीयर्स थे, जिनका मतलब एक तो पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पीयर ग्रुप है उनके साथ बैठ के कि तुम कौन सी कर रहे हो, मैं सेम करता हूँ, और उसमें हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते थे। तो एक बुक फॉलो करनी चाहिए, एक या मैक्सिमम दो, बट जो फॉलो कर रहे हो अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स लेके बैठोगे तो उसमें भी नुकसान ही होता है। ओके, तो आपका कंक्लूजन यही है कि टीचर की बात माननी चाहिए, बस Right, अगर 100%. टीचर को सालों से एक्सपीरियंस है, राइट। ठीक है, तो उसकी बात माननी चाहिए। Right. अगर वो बता रहा है कि ये करो तो वो करना चाहिए, Right. चाहे वो असाइनमेंट हो या बुक हो या Right. मॉड्यूल हो, राइट। उनकी बात सुननी चाहिए। दूसरा ये है कि मल्टीपल बुक पढ़ने की जगह पे कम बुक करें, Right. बट जिस बुक को करें उसको अच्छे से करो। अच्छे से करें। इससे ही रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है कि जनरली जब बच्चा का एग्ज़ाम का समय आता है तो उसको लगता है कि यार जो भी पढ़ा है वो मैं भूल गया हूँ, ये ऐसा फील आता है जो है। और सिंस आपने बुकलेट भी कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, बुक्स भी कर लिया, तो उसको क्या स्टेप लेना चाहिए एज ए स्टार्टिंग में? क्योंकि आपको जो देख रहा होगा मे भी बच्चा हो स्टार्टिंग में हो, जस्ट अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया हो या देने वाला हो, या किसी मिड प्रिपरेशन की मिड में हो, तो अगर उसको ऐसा फील आ रहा है कि मैं तो जो पढ़ा वो भूल गया हूँ, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, और उसको कैसे हम कोई बच्चा सोल्व कर सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो? हाँ, तो मिड प्रिपरेशन तो ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मिड प्रिपरेशन अगर आप ये थॉट आ रहा है कि भूल गए तो वापस पढ़ लो, मतलब उसमें कोई वो है दो तर्क है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है एग्जाम जब नज़दीक आ रहा होता है तब ऐसा डर लगने लगता है कि
मैं शायद भूल तो नहीं गया। मतलब मुझे ये याद है कि मेरा मेंस 1 था। मेंस 1 किसी भी जेईई एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ऐसे वो दिन होता है, क्योंकि वो पहला एग्ज़ाम होता है जो आप जाके दे रहे होते हो। तो मेरे को याद है मेरा आई थिंक 21st को था। तो 20th को आई रिमेंबर ओपनिंग अ रैंडम वर्कशीट एंड सॉल्विंग 5 क्वेश्चन जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अचानक सब कुछ तो नहीं भूल गया। ये मेरे साथ भी हुआ था, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब जस्ट टू लाइक टेल यू, मतलब ऐसा कोई भूलता नहीं है, वो बस ऐसा डर लगता है। उसको मैनेज किया जा सकता है, मतलब यू फर्स्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, और अगर ऐसा लग रहा है कि तुम भूल गए हो, तो बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, तुमसे हो जाएँगे क्वेश्चन। और अगर नहीं हो रहे तो तब भी मत सोचना, क्योंकि क्वेश्चन टफ भी हो सकता है। तुम या तो सबसे ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाएगा। समझ आ जाएगा कि मेरे को आता तो है, मेरे को बस ऐसा डर लग रहा है। यू नीड टू फर्स्ट कूल योरसेल्फ एंड यू नीड टू मेक योरसेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ। फिर हो जाता है, मतलब वो एक एक ही बार होता है, वो जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में होता है। उसके बाद वो वापस कभी नहीं होता है। ओके, हाँ। मतलब अगर बच्चा कोई रियली सही से पढ़ा है हाँ, और मेहनत किया है, हाँ, तो उसको डर लगेगा कि नहीं आ रहा है, भूल गया है, हाँ, बट उसको रहेगा, आता रहेगा जो। हाँ, ओके ओके, राइट। दैट्स गुड। सो नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है इसे, हाँ, बच्चों की मतलब क्या प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ने की एंड रिवीजन करने की? क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने रिवीजन भी करते हैं पीछे का। हुँ। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर 1 मंथ के बाद जब मेजर टेस्ट होता है, कोई टेस्ट होता है, हुँ, तो वहाँ रिवीजन करते हैं। हुँ, तो ये और रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई में जो है? राइट। मतलब ये, और यह माइंड पे डिपेंड करता है कि बच्चा शार्प माइंड का है, कैसा है। हुँ। तो आपकी क्या ओपिनियन है, आप इस पे बात रखिए। हाँ, तो जेईई में कैसा होता है, जो करंट टॉपिक चल रहा होता है ना, एक तो काफ़ी कोचिंग में ऐसा होता है कि साथ में हर सब्जेक्ट में 2 टॉपिक चल रहे होते हैं। मेरी कोचिंग में भी ऐसा ही था। तो एट अ करंट पॉइंट भी वर्कलोड होता है, काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्कलोड होता है उसमें। तो मैं कोई रेगुलर डे पे, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं कोई रेगुलर डे पे रिविज़न नहीं करता था। बट मैं एक चैप्टर को जब मैं कर रहा हूँ, मैं उस लेवल तक लेके चल रहा था कि मैं रिवीजन एक बार करूँगा तो मुझे पूरा वापस याद आ जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। मीडियम टू हार्ड लेवल वाले सवाल। ओके। मैं जब मैं कोई चैप्टर कर रहा हूँ, उसको हमेशा परफेक्शन से करना है, एकदम एडवांस लेवल तक अच्छे से करना है। ये नहीं कि अभी मेंस तक कर रहा हूँ, बाद में कभी उठा के एडवांस कर लूँगा। जब भी आप वो चैप्टर को उठाए हो, तो वो चैप्टर को अपनी पूरी प्रिपरेशन में एक्सेप्ट रिवीजन एक ही बार उठाना है और उसको बहुत बढ़िया से करना है। तो मैं भी, जैसे वो मेजर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट के पहले मेरा मेन फ़ोकस रिवीजन पे होता था। मैं मेजर टेस्ट के पहले सारे चैप्टर खोलता था, एक-एक करके मैं सारे चैप्टर रिवाइज़ करता था अपने नोट से। एक तो नोट्स बहुत बढ़िया बनाने चाहिए, नोट से सारे रिवाइज़ मेरा तो प्रेफ़रेंस हमेशा नोट्स के साथ रहता है। वो एक्चुअल में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों को नोट्स नहीं भाते, कुछ लोग ऑनलाइन नोट से पढ़ते हैं, कुछ लोग, वो डिपेंड करता है। मेरे को पर्सनली हैंड रिटन नोट अच्छे लगते हैं। मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ता हूँ और पढ़ता था हर मेजर टेस्ट के पहले। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, मेजर टेस्ट के पहले टाइम बचे ना बचे, रिवीजन हर चैप्टर का होना चाहिए। और उससे क्या होता है ना कि मेजर टेस्ट भी ऐसे इन योर कोचिंग 5 से 6 बार होते हैं ओवरऑल। ओके। हाँ, तो जो चैप्टर है ना, वो आपका अगर 5 बार रिवाइज़ भी हो रहा है 2 साल में, वो बहुत होता है। अगर आपने अच्छे से कर रखा है और आपका 3 या 4 बार या 5 बार रिवाइज़ हो रहा है, ओके। तो मतलब वो वेल डन है। उसके बाद मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पहले उसको घिसना पड़ेगा, ओके। बट वो अच्छे से हो जाता है, तो उसमें कोई वो टेंशन नहीं होता। हाँ। ओके। तो नेक्स्ट मेरा इसी से रिलेटेड है हुँ, कि बच्चा, आपने बता दिया कि मतलब ऐसे रिवाइज कर लेता था मैं जो है, राइट। बट अगर बच्चा रिवाइज करना चाह रहा है, हुँ, तो रिवाइज कैसे करे? बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं थियरी पढ़ लिए, हुँ, जैसे केमिस्ट्री में थियरी पढ़ लिया, राइट। फिजिक्स में, क्योंकि मैथ में तो ऐसा कुछ पढ़ने का होता नहीं है, तो थियरी पढ़ लिया फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और उसको लगता है कि हो गया, स्पेशली केमिस्ट्री पार्ट। हुँ, कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए, हुँ, उनको लगता है रिवीजन हो गया। हुँ। तो आपका क्या इसमें स्ट्रेटजी था, कि आपका वे क्या था रिवीजन करने का? अगेन ये जो होता है, ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ होता है। मतलब ये लिटरली हर पर्सन में वेरी करता है, और मेरा ये मानना है कि हर बंदे को अपना ढूँढना चाहिए। मतलब मैंने स्पेसिफिकली जाके ढूँढा था कि मेरे को किस चीज़ से, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था पहले 2-3 मेजर टेस्ट में, कि मेरे को किस चीज़ से वो होता है। मैंने पहले मेजर टेस्ट में सिर्फ़ नोट्स पढ़े थे, दूसरी बार में मैंने सॉल्व किया था। मुझे जो डिफरेंस समझ में आया, उस हिसाब से मैं तीसरे में लगाने लग गया था। तो हर बंदे को अपना ढूँढना चाहिए। मेरा पर्सनल था कि मुझे थियरी रिवाइज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम सिर्फ़ थियरी रिवाइज़ करता था। फिज़िक्स में भी मैं काफ़ी अमाउंट ऑफ थियरी रिवाइज़ करता था, और मैथ्स में भी मैं थियरी रिवाइज़ करता था। उसमें बहुत मतलब मच लेस टाइम देता था, लेकिन मैं मैथ्स में थियरी रिवाइज़ करता था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपोज़िट ऑर्डर में, मैथ्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, फिज़िक्स में से थोड़े कम, और केमिस्ट्री में बहुत कम ओके। बिफोर एनी टेस्ट।
This is not for advanced and mains. This is for any major test which is going on in your coaching. कोचिंग हाँ तो आपका एक रिवीजन का प्लानिंग था किसी भी एग्जाम से पहले जब हाँ। कोचिंग में कोई एग्जाम देते थे हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ऑर्डर था मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ एंड थियरी का ऑर्डर था chemistry physics। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हाँ। और एज ए टीचर मुझे लगता है कि ये राइट मेथड है बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत थियरी है स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की हम बात कर लें तो थियरी ही थियरी है इसमें। हाँ, हाँ। मतलब न्यूमेरिकल्स नेग्लिजिबल है नेग्लिजिबल है। एंड वही मैथ की बात करें तो वहाँ थियरी नेग्लिजिबल है तो आपने काफ़ी अच्छा बैलेंस किया इसको और उसका रिजल्ट में आपको दिखा भी जो है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते वो लास्ट तक जज नहीं कर पाते कि करना क्या चाहिए और भटकते रहते हैं। नेक्स्ट मेरा इससे रिलेटेड है कि सिंस कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि जो प्रॉब्लम सोल्व कर लिए हो और आपसे नहीं बना उसको फिर बाद में सोल्व करना चाहिए तो आज के आपकी क्या ओपिनियन है कि ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे या नहीं करना चाहिए आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? प्रॉब्लम दूसरी बार सॉल्व करना। हाँ यस तो क्या जो होता है प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो इसमें वो होता है कि जो ईजियर प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर नहीं हुई तो पहले तो जाके बुक पढ़ना चाहिए वापस से मतलब नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। ईजियर प्रॉब्लम्स अगर हो गए और जो कॉन्सेप्चुअली टफ और जो जिनमें एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा खासा है वो अगर नहीं हो रहे तो उनको एक बार अटेम्प्ट करके रख देना चाहिए। अगर मतलब प्रेपरेशन काफ़ी हेक्टिक होती है अगर दूसरी बार टाइम नहीं मिल रहा तो सोल्यूशन तो देखना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज लाइक टॉक टू योर फ्रेंड मतलब जो पीयर ग्रुप है कि मतलब इसमें क्या आया, इसमें कोई हिंट दे दे ऐसा कुछ, ताकि उसको सॉल्व कर सके। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर टाइम है, तो 2 बार एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करना चाहिए। अगर 2 बार में 1 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, उसके बाद या तो किसी बंदे से उसका आंसर देख लो या तो सॉल्यूशन देख लो। ऑल्दो मेरे को सॉल्यूशन पर्सनली देखना पसंद नहीं है, बट हाँ, एक प्रॉब्लम पे बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मार्केट में भर-भर के प्रॉब्लम्स हैं और जेईई जो है वो ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रॉब्लम बहुत ही टफ या फिर उसी टाइप के पूछने वाला है। तो प्रॉब्लम पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। लेकिन अगर बहुत टाइम के बाद मतलब डिसेंट टाइम के बाद नहीं आ रहा तो आई से कि सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। तो ये बताइए आप इससे रिलेटेड है कि आप बोल रहे हैं डिसेंट टाइम देना चाहिए कि व्हाट इज डिसेंट नंबर ऑफ मतलब डिसेंट टाइम ऑन ईच क्वेश्चंस कि क्या होना चाहिए इस ऑब्वियसली सेग्रीगेट करके कि अगर टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको देख के पता चल जाएगा कि ये टफ है या लेंदी है क्या है और देख के पता चल जाएगा कि यार इजी है लेकिन बन नहीं रहा है कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या टाइम का तो इसमें मेरे हिसाब से 2 मैट्रिक है। कांस्टेंट तो नहीं है ये, डिसेंट टाइम जो वो कांस्टेंट नहीं है, वो 2 मैट्रिक है इसके। पहली बात तो अपने प्रिपरेशन के किस फेज़ में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम 11th में हो या फिर 12th स्टार्ट में हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो तुम्हें उस पे टाइम देना चाहिए। ओके मतलब और अगर तुम जेईई एंड में हो और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उसमें कंपैरेटिवली कम टाइम होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है चैप्टर कौन-सा है, चैप्टर की डिफ़िकल्टी क्या है, चैप्टर का वेटेज तो खैर चैप्टर का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चैप्टर की क्या डिफ़िकल्टी है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में कंपैरेटिवली ईज़ियर चैप्टर है। लेकिन वही अगर चैप्टर होता इंटीग्रेशन या फिर वो चैप्टर होता एल्डिहाइड कीटोन, तो उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ये 2 मैट्रिक होते हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि पहली बात तो अगर ईज़ी सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिस सवाल है, मैं वही बोला कि पहले नोट्स पढ़नी चाहिए। ओके और अगर टफ सवाल है तो आइडियली जब 11 चल रहा होता है, यू कैन गिव 15 टू 20 मिनट्स पर अटेम्प्ट। ओके फॉर टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पर अटेम्प्ट मतलब 2 मैंने बोला 2 बार अटेम्प्ट करना चाहिए किसी सवाल को। तो पहली बार भी 15 से 20 मिनट दे सकते हैं, दूसरी बार लेकिन अगर वही चीज़ आप 12th के नवंबर में हो और जेईई आ रहा है 2 महीने में, तब आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं 5 या 7 मिनट के ज़्यादा नहीं देना चाहिए आपको। अगर और उसमें भी दूसरा टाइम भी उसमें थोड़ा डाइसी होता है, अगर टाइम नहीं है तो 5 से 7 मिनट दो, नहीं आ रहा आंसर देखो। ओके तो वो उसमें वो 2 मैट्रिक होते हैं कि पहली बात तो आप प्रिपरेशन के किस मोड में हो और दूसरी बात तो कि चैप्टर कौन-सा है। ओके सो बहुत अच्छा आपने गाइड किया बिकॉज ये बच्चे ना मुझसे बहुत परेशान करते हैं हुँ। कि सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी छोड़ दे इसको आगे बढ़ जाए टाइम नहीं है हाँ। और 11th वाले ही बोलते हैं कि सर बहुत टाइम लग रहा है नहीं हो नहीं रहा है बच्चा अभी 11th में आया और ट्राई कर रहा है कि 2 मिनट में हो जाए एक टफ क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है 3 मिनट में हो जाए नहीं, मैं तो 11th में स्टार्टिंग में मतलब मैं एज़ अ चैलेंज मैं इरोडो के क्वेश्चन ट्राई करता था। मैं आधे-आधे घंटे तक ट्राई करता था। मेरे को याद है मैं 2-3 बार तो 1-1 घंटे तक ट्राई किया हुआ है कोई प्रॉब्लम और नहीं भी हुआ हुआ है। तो 11th में एक्चुअल में टाइम होता है। तो इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट टू जस्ट कीप ट्राइंग अ क्वेश्चन एंड
ट्राई टू डेवलप योर थिंकिंग इन दैट। लेकिन वही चीज़ अगर आप 12th में हो और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि उधर टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है, वहाँ पे एग्ज़ाम फोकस वाली चीज़ आ जाती है। ओके। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यही है कि हम जब 11th में टाइम देते हैं तो अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, Exactly. क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। और मेरी जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई हुँ, तो हमारी माइंड अपने आप बहुत एक्टिव हो जाता है और चीज़ें फास्ट सोल्व होना शुरू हो जाता है। Right. क्योंकि मुझे याद है, मैं जब दौड़ना शुरू किया था, मैंने हम्म। डिसाइड किया था कि मैं 43 किलोमीटर दौड़ूंगा कोविड में। राइट। तो मैंने स्टार्ट किया पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते मैं 43 किलोमीटर दौड़ गया। और ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस हमने स्टार्टिंग में, मतलब बहुत दिन तक मैंने कम ही दौड़ा। मतलब हमने अपना पहले फाउंडेशन तैयार किया और उसके बाद मैं 43 किलोमीटर दौड़ गया, पता ही नहीं चला कैसे दौड़ गया। तो जब हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं राइट। तो उस पर आगे कुछ भी बिल्ड करना आसान होता है। हम्म। 11th द टाइम जहाँ पे हम वो बिल्ड करते हैं, राइट। और उसको बिल्ड करने के लिए टाइम देना देना पड़ता है। पड़ता है। अब बच्चे क्या करते हैं, वहाँ टाइम नहीं देते और उस समय टाइम कहीं और बिताते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होता है 11th में, तो पढ़ने का टाइम कम दिए और कहीं और टाइम बिताए, उनका फाउंडेशन वीक रह गया। अब 12 में वो प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट मेरा ये है, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। नेक्स्ट है कि ये डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक एक चैप्टर में 500 1000 क्वेश्चंस भी है, मतलब अगर डिफरेंट मटेरियल हम मिला ले तो। और मॉड्यूल में, किसी भी मॉड्यूल में 150-200 तो क्वेश्चंस होते ही हैं। अगर आप रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी उसी लमसम क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, 300-400 भी होते हैं। तो एक किसी बच्चे को कब फील करना चाहिए कि यस, अब मेरा ये सफिशिएंट हो गया, मॉडरेट भी कर चुका हूँ, टफ भी कर चुका हूँ। आपका मतलब क्या इस पे ओपिनियन है, कैसे करते थे आप, डिसेंट नंबर क्वेश्चन कैसे जज करते थे आपकी, मेरा हो चुका है इसमें जो। तो स्टार्टिंग में तो जैसे आपने बोला टाइम काफ़ी रहता है, तो ये ट्राई रहना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में एक मॉड्यूल जो क्लास की मॉड्यूल है, और एक एक रेफरेंस बुक का वो जो चैप्टर है वो होना चाहिए 11th के। तो हम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, बिकॉज ये सिंस हम लोग ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ ये जाएगा ऑनलाइन वाले बच्चों के पास भी जाएगा, हाँ। जो जिनके पास वो मॉड्यूल अवेलेबल नहीं नहीं होंगे। तो उसमें क्वेश्चंस, किसी मॉड्यूल में क्वेश्चंस लोग क्या करते हैं आजकल, स्पेसिफिक स्लिप करके डीपीपी देते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस का। हाँ। तो वो टाइप का नहीं होता है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली, आप नंबर में बताएंगे तो ज़्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली, मतलब नॉट एग्जैक्ट। अगर मान ले मॉड्यूल में होते हैं 150 क्वेश्चन ओके। और रेफरेंस बुक से कर लिए 200, तो 350-400 सवाल पर चैप्टर होने चाहिए 11th में। 11th में हाँ पर चैप्टर। हाँ 12th में आते आते क्या होता है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि यू कैन नॉट डू वन रेफरेंस बुक एंड वन मॉड्यूल मतलब टुगेदर, या फिर वो जो भी वो लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों सब्जेक्ट में, मतलब पीसीबी, ओसीबी, आईसीबी, मैथ भी, फिजिक्स भी, सब में ही एक रेफरेंस बुक भी चल रहा है साथ में और मॉड्यूल भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके। अनलेस कोई तुम बहुत ही फास्ट स्टूडेंट हो, नहीं होता है। तो उसमें ऑब्वियसली प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है कि कौन से में कितने करने हैं, लेकिन थोड़ा यूनिफॉर्म होना चाहिए कि सब में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सवाल, और वही डिसेंट अमाउंट 400 से गिर के 250 तक आ सकता है, पर उससे कम नहीं होना चाहिए पर चैप्टर। अगर आप, मैंने वही बोला कि पर चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि आगे चल के वो हेल्प करे, तो 250, 200-250 से कम नहीं जाना चाहिए पर चैप्टर। वो भी एक अच्छा रेंज कवर करना चाहिए, ओके। क्योंकि 12th में वो एडवांटेज मिल जाती है कि आपको जेई की आदत पड़ जाती है। ओके। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ में कम ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसमें अब कम लगेगा। तो इवन तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में जो 150 करते हैं, आप उसको 250 कर सकते हो। ओके। तो कम से कम कोशिश करो कि 250 सवाल तक तो कवर करो, और वो पूरा मेन से लेकर टफ एडवांस तक रेंज करे। चलो, हाँ, इसमें अब इससे रिलेटेड ही आया कि जनरली क्या होता है, जब हम एक नंबर बताते हैं ना, राइट। तो अच्छा, सबने सामने वाला तो बता दिया है नंबर, हाँ चलो मैं इजी 200 क्वेश्चन कर लेता हूँ, हो हाँ। गया मेरा जो है। तो व्हाट शुड द रेशियो, मतलब परसेंटेज वाई की, कितना परसेंट मॉडरेट होना चाहिए, कितना परसेंट इजी होना चाहिए, और कितना परसेंट टफ होना चाहिए फॉर ईच चैप्टर फॉर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ये मतलब ये अगेन पर्सनलाइज्ड होता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस बच्चे से एडवांस हो ही नहीं रहे, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि इतना होना चाहिए तो वो इतना ही करे जा रहा है। लेकिन हाँ, वो ऐसा होता है कि मान लो आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, अराउंड 20-30-40 सवाल करने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, ये तो मेरे से आराम से हो रहे हैं, तो उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो मॉडरेट में। और रेशियो जो है वो टफ के थोड़े से कम होने चाहिए, मतलब वो मान लो 250 क्वेश्चन है तो आपने 50 मान लो इजी कर लिए, आपने 150 मान लो मॉडरेट कर लिया, और आपने 50 मान लो टफ कर लिए, ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन अगर किसी से किसी चैप्टर में मतलब मॉडरेट वाले सवाल
इजी वाले सवाल बन रहे हैं, मॉडरेट वाले नहीं बन रहे, तो उसको मॉडरेट ही 200 करने चाहिए फिर। उसको हाँ, वो डायनेमिक होता है, वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तो मैं बोल सकता हूँ कि 1:3:1 टाइप का कुछ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ। ये बच्चों को हेल्प करेगा, प्लस बच्चा अपना पर्सनलाइज भी राइट। कर सकता है हाँ। कि जो नहीं हो रहा है उस पे हम ज़्यादा करें, उसको ज़्यादा करें। सोल्व करें जो है। हम्म। गुड। नेक्स्ट मेरा ये है, जनरली जब बच्चा तैयारी करता है और सिंस आपने बोला भी स्टार्टिंग में कि हम पीयर्स ग्रुप बनाकर भी डिस्कस करते थे, सेम बुक सोल्व करते थे, तो हमने ऐसा देखा है कि लास्ट ईयर लास्ट पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया था एक सर को, राइट। नीरज केसरी सर को, इस फ्रॉम IIT खड़गपुर। राइट। तो वो दिल्ली से कोचिंग में तैयारी किए थे और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, मतलब जेई मेंस भी नहीं हो पाया था, Right. तो छोड़ दीजिए, जेई मेंस भी नहीं हो पाया था। और उसका रीज़न था फ्रेंड सर्कल, कि अच्छा। उनके 4 फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि सिंस आपने मुंबई में तैयारी किया है तो आप तो पेरेंट्स के साथ थे, और दिल्ली में लोग बाहर से, जैसे कोटा में पढ़ने जाते हैं, दिल्ली में लोग बाहर से जाते हैं जो है, हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे हैं, और फ्रेंड सर्कल बन गए, और फ्रेंड सर्कल में कब पढ़ाई से हो डिवाइड हो गए पता नहीं चला। एंड सिंस मुंबई में आप इंट्रोवर्ट्स हैं, तो मे भी आपने आपको संभाल लिया होगा। जो मैं मुंबई में देख रहा हूँ बच्चों को, मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ मैं मुंबई में, बच्चे जो है बहुत जल्दी मिंगल हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, क्लास हो रहा है, मुझे इंसिडेंट याद है कि लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं बैंड्रा घूमने जो है, और बैन स्टैंड घूमने, जूहू घूमने, ऐसे जा रहे हैं जो है। हाँ। तो ये बताइए, ये फ्रेंड सर्कल का क्या इफेक्ट होता है, क्या रियली फ्रेंड होने चाहिए, किस टाइप के फ्रेंड होने चाहिए, इस पे थोड़ा आप कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उस फेज से गुजरे हुए हैं, करेंटली आपने गुजरा इस वजह से, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले ही से टाइम हो गया। यस। हाँ, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अकेले प्रिपरेशन करना आसान नहीं है। मतलब एक तो ऑब्वियसली पुराने दोस्त तो होंगे ही, पर जरूरी नहीं कि वो सारे कोचिंग में आपके साथ पढ़ रहे हैं। कोई कॉमर्स लेके बैठा है, कोई ये लेके बैठा है। तो कोचिंग में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, वो दोस्त होने चाहिए, और वो दोस्त भी पढ़ने वाले होने चाहिए। वो दोस्त आपकी तरह होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके सेम मार्क्स सारे होने चाहिए या फिर वो होने चाहिए, लेकिन एक कॉमन माइंडसेट होना चाहिए कि ढंग से करना है, और एक डिसेंट मतलब जो होता है स्किल मैचिंग होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक बच्चे का कोई 300 नंबर आ रहा है और एक का कोई 100 नंबर आ रहा है, उसमें फिर वो दिक्कत होती है। लेकिन फ्रेंड सर्कल एक बढ़िया सा होना चाहिए जिसमें कुछ भी डिस्कस कर सके। और मैं तो मानता हूँ कि इन जेई ऐसा कभी होता ही नहीं है कि खुद से हो जाए, मतलब खुद से नहीं होता है। उसमें सबके साथ मिलके अपना जो जो कुछ वैसे पता चला, कि मान लो केमिस्ट्री में मेरे को एक फैक्ट पता चला जो शायद एग्जाम में आ सकता है, तो वो शेयर कर देना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में एकदम ओपनली अपना जो भी पता चल रहा है वो बताओ, जो पूछना है वो आप पूछो, सब जवाब देते हैं। ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट रहना चाहिए, क्योंकि जब सब लोग साथ में पढ़ते हैं ना, तो सबकी अच्छी रैंक आती है। लेकिन अगर एक आदमी अकेले पढ़ रहे तो उसकी अच्छी रैंक आना मुश्किल है। ये मेरा मानना है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया होना चाहिए जेई के टाइम पे। ओके, तो आपका ये मानना है कि फ्रेंड होना जरूरी है, बट सेम माइंडसेट का होना हाँ, जरूरी और है। जरूरी है। हाँ, अगर सेम माइंडसेट का नहीं हुआ तो रिजल्ट में भी खराब आ सकता। हो सकता है। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इस रिलेटेड में, राइट। कि मान लीजिए हमारे पास फ्रेंड सर्कल भी है, Right. हमने अच्छे कोचिंग में भी ज्वाइन कर लिए हैं, सब कुछ सही जा रहा है, चलो ठीक। बट फिर भी एग्जाम में कभी मार्क्स कम आ गया, और आप एक्सपेक्ट किए थे कि यार 360 का एग्जाम है तो मेरी जो है 250 प्लस आ जाएगी, बट सडन ऐसा हुआ कि 100 मार्क्स आ गया, 150 आ गया, मतलब सडन जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत खराब आ गया। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ था, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसे उसको ओवरकम करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे उसके बाद डाउन हो जाते हैं और कभी उठ नहीं पाते हैं, और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसका आपका ओपिनियन है इस वजह? मतलब हाँ, ये मेरे साथ हुआ हुआ है। 2-3 टेस्ट में मेरे साथ हुआ हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं कि 360 का 100 आ रहा है, लेकिन 20 मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत कम नंबर मेरे को आए हैं। तो उस केस में मैं क्या करता था कि ऑब्वियसली एक होता है कि एग्ज़ाम हो गया, तो उसके बाद एग्ज़ाम को एनालाइज़ करना होता है कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ ज़्यादा जा रही है, और फिर उसको चैप्टर वाइज़ लिखना होता है कि कहाँ मेरे नंबर ज़्यादा जा रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा बार-बार हो रहा है, तो एक पैटर्न दिख ही जाएगा। मतलब वो नॉर्मली दिख जाता है कि इन चैप्टर में मेरा आ रहा है। वो कुछ चैप्टर्स बहुत कॉमन होता है, जैसे फिजिक्स में सरफेस टेंशन, फ्लूइड्स, ये सब में बच्चों के बहुत नंबर जाते हैं। इसमें मेरे बहुत नंबर आते थे। मेरा फिजिक्स हल्का सा वीक था, तो सरफेस टेंशन मेरे को हर बार सताता था। ये पूरा जो मैटर वाला जो उसमें वो है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पे इम्प्रूव, मतलब मैंने ऑब्वियसली नंबर कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं पहली बात तो वो है, और उसके बाद उसको इम्प्रूव कैसे करना है।
तो उस चैप्टर पे उस पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आना पड़ता है, उसमें वापस उसके सवाल लगाने पड़ते हैं, वापस सारे नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। और अगर मतलब नॉर्मली उससे इम्प्रूव हो जाता है, पर कभी कभी क्या होता है कि वो चैप्टर पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो या तो फिर उसमें कुछ हैक लगाना पड़ेगा कि मतलब उस चैप्टर के या तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले ताकि बेसिक सवाल हो जाए, एडवांस सवाल पे टाइम ना वेस्ट करे एग्जाम में, या तो फिर उसको और अच्छे से करे कि वो अच्छे से हो जाए। बट एक पैटर्न निकल ही जाता है कि अगर कम नंबर आ रहे हैं किसी एग्जाम में बहुत, तो डीमोटिवेट तो पहले तो नहीं होना है, ओके, और एनालाइज करना है, पैटर्न निकल जाएगा, नॉर्मली निकल जाता है कि ओके, इसमें देखो इतने ही सवाल नंबर कटे हैं, इसमें बहुत सारे नंबर कट गए, ये क्यों हो रहा है, ये वाला हमारा मेरी वीक है, ये वाला मेरा वीक है, मैंने एग्जाम में सारे छोड़ रखे हैं तो सारे करेक्ट चल रखे हैं, तो उस पे जाके वापस आना पड़ता है। पहले तो सारे नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, सारे सवाल वापस करने पड़ते हैं, फिर इंप्रूवमेंट आ जाता है। ये मैंने किया और मेरे साथ हुआ भी है। ओके। हाँ। तो अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम के पेपर को अच्छे से एनालाइज करे और जो उसमें एनालिसिस में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसको उस पर वर्क करो, राइट। और अगर वो करता है तो डेफिनेटली उसका मार्क्स इंक्रीज होता है। होगा जो है, क्योंकि आपके साथ हुआ है तो हाँ। बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा होगा। होगा। सो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा एकदम एग्जाम के एंड मोमेंट पे है, उसकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब जैसे जनवरी में अटेम्प्ट आने वाला है जेई मेंस का, राइट। और बच्चे टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अब मार्केट में डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सही बात। जिस कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा होगा उसका भी टेस्ट सीरीज है। राइट। तो बच्चे को क्या मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट सीरीज देने चाहिए, एंड इससे जो अपने कोचिंग का है उसी पे फोकस करना चाहिए, और इन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना चाहिए, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। तो मतलब आई थिंक पहली बात तो वो डिपेंड करता है कि प्रेपरेशन कैसा चल रहा है। अगर ऐसा है कि जो भी आपका टारगेट था कि हर चैप्टर को रिवाइज करना है और हर चैप्टर में मेंस के इतने पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, मेंस में ऑब्वियसली पीवाईक्यूज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो अगर हमने बहुत सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, तो आपको मतलब मैं बोलूँगा कि 2 टेस्ट सीरीज देना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। 2 ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देना, और उसमें भी ऐसा नहीं कि 2 में सारे दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी ड्रेनिंग होते हैं टेस्ट सीरीज़। और मैं बिलीव करता हूँ कि जब मेंस की बात आती है तब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको पेपर की तरह सॉल्व भी करने चाहिए। मतलब मान लो अभी भी अब 2026 का पेपर आ रहा है, यस, तो यू कैन गिव 2024 एंड 2025 के सारे पेपर्स एज प्रीवियस ईयर पेपर्स रादर देन गिविंग सो मेनी टेस्ट सीरीज। इन मेंस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स है, तो रादर देन इवन फोकसिंग ऑन 2 टेस्ट सीरीज, आप अपने कोचिंग के कुछ पेपर्स करो टेस्ट सीरीज के, और उसके अलावा मोस्टली आप प्रीवियस ईयर करो। मेंस में तो यही लागू होता है। ओके। सो मेंस याद आया, आपकी मेंस में कितनी रैंक थी? 106। 106। हाँ। तो जनरली ऐसा होता है, और जे एडवांस में 125। राइट। तो जनरली होता है कि मेंस में बच्चों को अच्छा आता है हाँ। और एडवांस में डाउन हो जाता है। हाँ। बट आपने कैसे बैलेंस किया कि मतलब इतना अच्छा दोनों में बैलेंस कर लिया आपने जो है? ये भी ऐसे होता है कि मतलब जैसे नवंबर मेंस के पहले जो नवंबर मिड तक होता है, नवंबर स्टार्ट तक होता है, उस टाइम तक मैं एकदम कट्टर एडवांस जो होता है ना, ओके। एकदम प्रॉपर एडवांस की पढ़ाई कर रहा था। मैं एकदम टफ सवाल लगा रहा था। मैंने जो शिफ्ट किया है वो आई थिंक नवंबर मिड में किया है, जो कुछ लोग मानेंगे काफ़ी लेट है, लेकिन जो एकदम प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्व करना और प्रीवियस पेपर्स देना, सारी चैप्टर्स की एक एक करके बैठ के रिविजन करना, वो सब मैंने थोड़ा सा नवंबर के टाइम पे शुरू किया, नॉट इन सितंबर और अक्टूबर। तो उससे मेरा क्या हुआ कि जो वो एडवांस का फाउंडेशन था वो मेरा काफ़ी डिसेंटली बिल्ड था। तो जैसे ही मेरा मेंस 1 खत्म हुआ, मुझे पता था कि मेरा पेपर अच्छा है, और पेपर का वैसे भी 10 दिन में रिजल्ट आ ही जाता है। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा मेंस तो चलो सॉलिड हो गया, मेंस का तो डायरेक्ट सीन। तो उसके बाद मैं सीधा एडवांस भी लग गया था, मतलब मैं मेंस 2 के लिए पढ़ाई नहीं, मतलब ओके। मैं गया भी तो फॉर्मेलिटी के लिए गया था वैसे तो। ओके। हाँ, तो जो मेंस 1 खत्म होते ही मैं जो मतलब मैंने आई थिंक सिर्फ एक 1.5 मंथ का गैप लिया था एडवांस के लिए। ओके। उसको बस वापस कवर अप करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी मैंने एडवांस कभी छोड़ा ही नहीं था टेक्निकली। तो उस रीजन से मैं एडवांस को वापस पुल आउट कर पाया था। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ना कि सिलेबस खत्म होते ही सितंबर या अक्टूबर तो लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद वो लोग सीधा मेंस पे लग जाते हैं, तो उनका एडवांस से ना 4-5 महीने का टच छूट जाता है। ओके। फिर वो ग्रेस्प वापस करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने भी मेंस 1 के बाद रियलाइज़ किया था कि वो थोड़ा सा एडवांस कोई सवाल करना मुश्किल पड़ रहा है। ओके। वापस रियलाइज़ किया था मैंने। ओके। तो पर मेरा फिर भी 1.5 महीने का गैप था सिर्फ, तो आई वाज़ एबल टू डू इट। ओके। तो आई बिलीव कि वो थोड़ा
नवंबर आते आते मेंस और एडवांस को वैसे मिक्स कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली जिन लोग का मतलब मेरा तो खैर मेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप था, इसलिए मैं थोड़ा लेट शुरू कर पाया। ऐसा मतलब सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अपना टाइम देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी एडवांस बहुत जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एडवांस को कंप्लीटली जल्दी छोड़ दोगे तो फिर वो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो आपका एम, आपका इतने अच्छे रिजल्ट इसलिए आ पाए दोनों में कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम तक एडवांस पे टाइम दिया, बीच में आपने आपको कट ऑफ किया फॉर जेई मेंस, फिर से एडवांस पे आप फोकस हो गए। नहीं तो सम टाइम बच्चा क्या करता है, जेई मेंस 1 पे फोकस कर दिया, फिर और 100 परसेंटाइल लाने के चक्कर में कि मुझे तो 100 परसेंटाइल चाहिए, हाँ। मतलब बच्चों को 100 भी करना होता है, तो उसमें जो है अप्रैल फेज जो भी फिर से मेंस में फोकस कर दिया, और ऐसा अगर बच्चा कहीं कर दिया तो जे एडवांस में डेफिनेटली डैमेज होता ही है, होता है जो है। होता है। इसमें एक बच्चों का जो डिफ़िकल्टी जो होती है, जैसे बच्चा तैयारी कर रहा है, अभी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है और अचानक से कट हो गया, वो जेईई मेंस में गया। अब जेईई मेंस में अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस इतने शिफ्ट होते हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा यार कंफ्यूज आता है कि सर 5 इयर्स में उसके 9000 क्वेश्चन है टोटल, तो सर मैं क्या करूं, मैं 4-5 साल का पीए क्यों लगा लूं, और आपने ये भी एडवाइस दिया है कि अ, उस पेपर को पेपर की तरह ही देना चाहिए। अब वो पेपर एक नहीं है, अगर मैं 20-20 पेपर्स है एक एक ईयर में, तो ये बताइए मुझे कि जो सबसे पहले कितने पीवाईक्यू लगाने चाहिए, नॉट पेपर वाइज, पीवाईक्यू कितने लगाने चाहिए, फिर पेपर वाइज कितने पीवाईक्यू देनी चाहिए जनवरी से पहले वाले में। समझ गया। यस। तो जो जनवरी वाला अटेम्प्ट होता है उसके पहले ऐसा रहता है कि जैसे मैंने बोला कि नवंबर स्टार्ट में मैंने मेन शुरू कर दिया था, तो मैं क्या कर रहा था कि एक होता है चैप्टर वाइज जैसा आपने कहा, और एक होता है पेपर वाइज। तो मैं जो थियरी रिवीजन और चैप्टर वाइज था वो मैं साथ साथ में कर रहा था, और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैंने चैप्टर वाइज खत्म ही नहीं किया था। ओके। मैं नहीं कर पाया था। आप सही कह रहे हो, बहुत बहुत वास्ट है वो मेंस का। तो ऐसा रहता है कि मेंस का जो चैप्टर वाइज है, जो मतलब जिसमें ज़्यादा सवाल आ रहे हैं चैप्टर वाइज में, आप उसमें फोकस कर सकते हैं, जिसको लोग वेटेज बोलते हैं। वो वैसे मेरे को कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जी। जो चैप्टर वाइज में आप उसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा वेटेज है मेंस में, उसको आप थोड़ा ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं, और साथ साथ में थ्री रिविजन करते रहें। दिसंबर आते आते आई थिंक दिसंबर फर्स्ट वीक में चैप्टर वाइज आपका सफिशिएंट हो जाना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से, ओके। कि आप पेपर में शिफ्ट हो सके। और पूरा महीना सिर्फ पूरा महीना क्या, जनवरी मिड तक भी सिर्फ पेपर ही कर रहे होना चाहिए, कि वो मतलब मानो 2026 है अभी इस साल, तो 2024 और 2025 के जितने पेपर हैं, जितने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, तो चलो 4 अटेम्प्ट हो गए, वो सारे पेपर आपको एज पेपर देने हैं, सुबह शाम, एक 9 बजे और एक 3 बजे। ये ओके। मेरा रोज का यही रूटीन रहता था 1.5 महीने के लिए। वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, ओके। कि मैं एट एनी पर्टिकुलर शिफ्ट मैं एग्जाम ही दे रहा होता हूँ। ओके। 1.5 महीने के लिए वो एक ग्राइंड होता है पेपर वाला, वो देना होता है। और हाँ, एक्चुअल में 2 साल के सारे पेपर करने होते हैं, ओके। तभी जाके मेंस में अच्छी रैंक आती है। वो एक है। ओके, तो अब इसमें ये बच्चे का प्रॉब्लम आएगा कि सर मैं तो पेपर ही देते रह गया, बिकॉज 6 आवर्स दे रहे हैं पेपर, सही बात है। तो मैं सर थियरी कब रिवाइज करूँ, तो कैसे बैलेंस, आप कैसे हाँ। बैलेंस करते थे, ये बताइए। तो एक तो हो गया 9 से 12 वाला पेपर। सुबह उठे, 9 से 12 वाला पेपर दिया, खाना वाना खाया, 3 बजे के पेपर के पहले पढ़ने का थोड़ा कम मन करता है, ये मैं भी मानता हूँ। तो हल्का फुल्का पढ़ लिया, 3 से 6 वापस से पढ़ लिया, एकदम ड्रेन हो गए। तो मैं क्या करता था, मैं अराउंड 9 बजे तक रेस्ट करता था, 6 बजे के बाद। पर 9 बजे के बाद ऐसा तो है नहीं कि दिन ही खत्म हो गया है, मतलब 2 घंटे यू कैन डू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थियरी ऑफ रिविजन। तो खाना वाना खा के एकदम बैठ के 9 से मैं तो 12-3 घंटे तक मैं अच्छे खासा थियरी रिविजन कर लेता था, और फिर मैं सो जाता था। तो मतलब 6 घंटे पेपर और अराउंड 2-3 घंटे रिविजन करके सोना, इट वाज लाइक अ हेल्दी रूटीन, मतलब वो सही था। तो उससे थियरी रिवीजन भी हो रहा है, पेपर भी हो रहा है, वो बहुत बढ़िया था। और अगर किसी ऐसा भी होता है कि पेपर को करके उसको एनालाइज भी करना रहता है, हाँ, वो 9 से 12 ये जैसे मुझे बोला था, बताइए आप। यस। हाँ, तो 9 से 12 के बाद 12 से 1 तो एनालाइज में चल जाता है, 6 से 7 एनालाइज में चल जाते हैं। तो मेरा लास्ट लास्ट तक ऑल्दो गलतियाँ काफ़ी कम होने लग गई थी, तो मेरे को एनालाइज में ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता था। लेकिन इनिशियली भी जो टाइम में जो गलतियाँ दिख रही है, पहले तो उसका थियरी पढ़ो, और उसका चैप्टर वाइज आपने देखो कि हो सकता है कि मैंने जैसे बोला कि चैप्टर वाइज में ज़्यादा बहुत सारे सवाल है, तो हो सकता है कि वो चैप्टर छूट गया हो। तो अगर वो चैप्टर में गलतियाँ हो रही है, तो चैप्टर वाइज जाके वापस करो। वो 3 घंटे लास्ट के बाकी है, उसमें तुम 1-1.5 घंटा थियरी कर लो और 1-1.5 घंटा चैप्टर वाइज कर लो। तो मतलब सफिशिएंट टाइम रहता है, इट इज़ ईज़िली मैनेजेबल, बस थोड़ा-सा ग्राइंड होता है, वो करना होता है। तो राघव जी, हाँ। ये बताइए
बच्चा जो है पेपर सोल्व कर लिया पूरा, उसको रिविजन करने का टाइम भी आपने बताया वो मान लिया रिविजन करने का। नाउ अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपने बता दिया कि 6 आवर्स पेपर और 3 आवर्स 9 आवर्स, बट जब बच्चा तैयारी करता है क्लास 11th में आता है, फिर क्लास 12 में जाता है, राइट, एंड जो आखिरी मोमेंट होता है एग्जाम का, ये टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? क्योंकि जब बच्चा, मैं जब एडमिशन काउंटर बैठता हूँ, जब बच्चा आता है पहली बार एडमिशन के लिए, आते बोलता है कि सर माय ड्रीम इज IIT बॉम्बे, और पढ़ता कितना देर है वो? 1 आवर, 1.5 आवर, अब आके बोल रहा है IIT बॉम्बे। तो क्या ये फिजिबल है और क्या डिसेंट टाइम देना चाहिए इसको? थोड़ा आपने पर डे और इफेक्टिवली वो आप कितना देते थे, इससे आप रिलेट कीजिए। मतलब जो बच्चे मेरी तरह 10th के बाद ज्वाइन करते हैं उनको ये तो रियलाइज हुआ होगा, मतलब फील हुआ होगा कि 10th में ज़्यादा टाइम तक, एक बार ज़्यादा टाइम तक लोग पढ़ते नहीं है। मैक्सिमम टाइम वो एग्जाम वाला ही टाइम होता है, 2 घंटा। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चे 11th में आते हैं और वो 2 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। तो इसको इम्प्रूव करना है, इसको मतलब ऐसे कॉन्शियसली इम्प्रूव करना है कि 2 घंटा है, चलो आज मैं 3 घंटा पढ़ता हूँ, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ता हूँ, 3 घंटे 30 मिनट पढ़ता हूँ। ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूव करना है। मेरा अर्थिंग पहले मेरा भी सेम था, 2 घंटे तो खैर नहीं था, 4 घंटे 5 घंटे मैं दिन में पढ़ लेता था। एक स्ट्रेच में अराउंड 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेता था मैं। बट मैंने इसको इम्प्रूव किया और मेरा आई थिंक 3-4 महीने आते-आते मेरा 8-9 घंटा टच हो रहा था। ओके, तो उसको कॉन्शियसली इम्प्रूव करना है और उसमें मतलब मोटिवेटेड रहना है कि वो इम्प्रूव होगा, वो होता है इम्प्रूव। लेकिन कुछ लोग ऐसे, वो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा होता है तो वो लोग ऐसे होप छोड़ देते हैं कि यार वो टाइम मैं इतना ही पढ़ पा रहा हूँ। वो इम्प्रूव होता है, उसको थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। पर उसको ऐसे 8-9 घंटे 10 घंटे तक स्ट्रेच करने का वो रखना चाहिए। तो ये जो आप टाइम बता रहे हैं, एक कोचिंग क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी बता रहे हैं या कोचिंग क्लासेस ऐड करके बता रहे हैं 8-9 आवर्स पढ़ना चाहिए? नहीं, नहीं, कोचिंग के अलावा 10 घंटे पढ़ना तो आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। ओके, बट मान लो कोचिंग से मैं आया 3 बजे, ओके, तो उसके बाद 5-6 घंटे और तो पढ़ ही सकता है आदमी घर पे। ओके। तो जिस दिन मतलब कोचिंग है, हाँ, बच्चों को 5-6 आवर्स हाँ, सेल्फ स्टडी करना करना चाहिए। चाहिए। हाँ, एंड कोचिंग हम मान के चल रहे हैं कि 6 आवर्स की कोचिंग होगी हाँ, एटलीस्ट। हाँ, एंड जिस दिन कोचिंग नहीं है, हाँ। क्योंकि मे बी सम जगह पे होती है अल्टरनेट होती है, तो अगर कोचिंग नहीं है तो उस दिन बच्चों को अराउंड 9 टू 10 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, मतलब वो हैबिट डेवलप करना चाहिए क्योंकि टेस्ट में होती नहीं है, हाँ, नहीं, और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हम्म। जैसे आपने बताया कि लास्ट मोमेंट पे आप 6 आवर्स का पेपर दे रहे हैं, फिर 3 आवर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो 9 आवर्स तो जा ही रहा है। तो सिंस हमारी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की कि 9 to 10 आवर्स देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा बहुत शार्प माइंड है, मैं तो 10th में टॉप कर गया हूँ, मतलब सिंस मुंबई में तो यार एक से एक स्मार्ट बच्चे हैं, तो मेरे पास आते हैं ICSE बोर्ड में 2nd रैंक 3rd रैंक। तुम्हारे बैच में भी था एक बंदा जो है तुम्हारे सेशन में, जो ICSE बोर्ड में उसका ऑल इंडिया लेवल 4th रैंक आया था, मेरा खुद 3rd रैंक था, 3rd रैंक था, 3rd या 4th था, नहीं सॉरी 5th था, 5th था। हाँ। तो मुंबई में तो अब अपने ऐसे स्मार्ट बच्चे आते ही, हाँ, और उनको पढ़ने की हैबिट 10th में होती नहीं है। तो क्या ऐसा है कि बच्चा कोई माइंड शार्प हो और 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़े तो जे एडवांस में अच्छा रैंक आ सकता है, अंडर 100 आ सकता है, अंडर 50 आ सकता है? नहीं, नहीं, वो हैबिट, वो चाहे कोई भी हो, पहले तो उसको धरती पे आना चाहिए कि नहीं होता है ऐसा। उसको उतना ही टाइम, मतलब हो सकता है कि मैं 9 घंटे बोल रहा हूँ तो वो 7 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 9 घंटे बोल रहा हूँ, वो 4 घंटे पढ़ के उसके अंदर 100 रैंक आ रही है, ऐसा नहीं होता है। अनलेस वो बंदा मतलब एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं एक्सेप्शनली, अनलेस वो है। ओके, ऐसे 3rd 4th ICSE रैंक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। उसको भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना मेरे को पढ़ना पड़ेगा, जितना 20th रैंक ऑफ ICSE को पढ़ना पड़ेगा, सेम होता है। ओके, ओके, मतलब डिसेंट टाइम की रिक्वायरमेंट है। है। ओके, एक जेईई ये टाइम मैंने में, हाँ, कि अगर जे एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हो हाँ, तो यू हैव टू गिव डिसेंट टाइम, हाँ, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं। नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए बच्चा डिसेंट टाइम दे दिया, राइट, अच्छे से तैयारी कर लिया, फुल फॉर्म में दे रहा है, जो है जेई मेंस दिया, और जेई मेंस में उसकी किसी भी रीजन से, बिकॉज वो मोमेंट वो टाइम कैसा होगा किस पर्सन का नहीं पता है, और उसका इतना हो गया कि उसकी कटअफ तो निकल गई है, मतलब जो IIT के लिए है उसके, मान लीजिए लग रहा है कि मेरा 90 रिजल्ट तो आ जाते हैं 10 दिन में, तो 99 परसेंटाइल आ गया या 97-98 परसेंटाइल आ गया, बट जो एक्सपेक्ट कर रखा था वो नहीं आया उसका, बट थोड़ा खराब हो गया, और वो बच्चा पूरी साल जे एडवांस की तैयारी किया है,
अब उसके आगे उससे अगेन अप्रैल फेज में जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए या जेई एडवांस पे, क्योंकि आपका तो जेई मेंस अच्छा दिया था, राइट तो आपने तो शिफ्ट कर दिया जेई एडवांस पे। राइट बट जो बच्चा ऐसे फंस जा रहा है कि 97-98 परसेंटाइल के आसपास आ रही है, जहाँ से एनआईटी मुश्किल से मिल सकती है, बट सिंस जे एडवांस तक कट ऑफ होती है 93-92 परसेंटाइल, वो वेरी करती है जो है। तो अब उस बंदे को जे एडवांस की तैयारी पे शिफ्ट होना चाहिए या अगेन सिर्फ चलते हुए जेई मेंस का सोचना चाहिए अपनी में? आपका क्या सजेशन होगा? मतलब मैं बच्चा जेई एडवांस का है, पर्सनली तो इस फेज पे से नहीं घुस रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर उसका एडवांस का बहुत अच्छा तैयारी है और उसका 97 परसेंटाइल आ रहा है, तो 97 परसेंटाइल सुनने में तो 97 अच्छा ऐसा लगता है, लेकिन उसके मार्क्स काफ़ी कम होते हैं, मतलब वो around कितने 100-120 के आसपास होते हैं, या 97 आ रहा है मतलब 120। हाँ 120 मार्क्स। या सो आई थिंक उसको या तो ऐसा हो सकता है कि उसने मेंस के लिए पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर उसने मेंस के लिए जैसा मैंने बोला उसने उस लेवल तक पढ़ा है, तो उसकी 97 परसेंटाइल तो पहले नहीं आ सकती है। और अगर उसकी 97 परसेंटाइल आ रही है, तो उसको मेंस 2 के लिए पढ़ना चाहिए और उसको एक डिसेंट लेवल तक उसको अगर उसको एडवांस पे अपना मतलब वो है कि उसका एडवांस का पढ़ाई अच्छा जा रहा था पहले, उसको क्लास में उसकी अच्छी रैंक आ रही थी और उसके मार्क्स 360 में से 250 आ रहे थे, 250, 225 ऐसे कुछ आ रहे थे, तब उसको मेंस और एडवांस मिक्स करना चाहिए कि मैं दिन में इतना टाइम मेंस का कर रहा हूँ, इतना टाइम एडवांस का कर रहा हूँ। ऑल्दो पर्सनली मैंने ये नहीं किया, लेकिन अगर वो बंदा उसको ऐसा अपने में कॉन्फिडेंस है कि वो एडवांस क्रैक कर सकता है अच्छे से, तो उसको मेंस भी करना चाहिए, एडवांस भी करना चाहिए। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेंस एक काइंड ऑफ मेहनत वाला फाउंडेशन होता है एडवांस के लिए, कि एडवांस में भी मेहनत बहुत करनी होती है जो मेंस सिखा देते हैं पहले से, तो मेंस एक काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट तो है एडवांस के लिए, और वो अगर उसका फुलफिल नहीं हुआ है तो उसको पहले मेंस की भी तैयारी थोड़ी सी करनी चाहिए। करनी चाहिए। और थोड़ा सेफर साइड भी है कि अगर मेंस पे तैयारी किया तो अगर एनआईटी मिलती है तो इंडिया की मतलब सेकेंड बेस्ट कॉलेज तो उसको मिली रही है, अगर आईआईटी नहीं मिल रही है, राइट राइट और उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट है, जब बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो इसमें जनरली ये मुझे सुनने को मिलता है कि सर मैंने आज फिजिक्स का होमवर्क नहीं कर पाया, या मैं आज केमिस्ट्री का नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मतलब वो टाइम बैलेंसिंग में बच्चे हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो ये बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? पर डे 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या 2 पढ़ना चाहिए या एक ही पढ़ना चाहिए? तो आप कैसे करते थे सब्जेक्ट बैलेंस, और कैसे करना चाहिए? व्हाट शुड बी द गुड? नहीं मतलब ऐसे एक दिन में 3 सब्जेक्ट करना तो काइंड ऑफ ऐसा मुश्किल ही होता है, मतलब अनलेस आप 11th में आपको रोज़ 20-20, 30-30 सवाल मिल रहे हैं, तब तो कर सकते हैं मतलब ऐसे। लेकिन आगे चल के ऐसा मुश्किल ही होता है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, अगर कोचिंग नहीं है, पूरे दिन छुट्टी है, तब आदमी को 2 सब्जेक्ट मतलब अच्छे से उठाने चाहिए कि सुबह इतना 1 सब्जेक्ट कर रहा हूँ इतना, शाम में 1 सब्जेक्ट कर रहा हूँ इतना, वो एक 2 लंबे स्ट्रेच। और अगर उसको मतलब होमवर्क वाली जो बात है, होमवर्क तो पहली बात तो होमवर्क करके आना चाहिए, और नहीं होमवर्क कर पा रहे तो हाँ, मतलब होमवर्क इसलिए नहीं कर पा रहा है कि होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन किया, हाँ अब वो क्वेश्चन, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, हाँ वो 20 मिनट लगा दिया मैथ्स में करने के क्वेश्चन में। हाँ तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे पास क्या है, होमवर्क टीचर ने दिया हुआ सब्जेक्ट, हाँ। और वो टाइम ज़्यादा दे दिया एक सब्जेक्ट में, अच्छा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसको टाइम ही नहीं मिला दूसरे सब्जेक्ट नहीं नहीं मैं समझा। अगर ऐसा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में मतलब सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारा होमवर्क मिल रखा है, तो पहली बात तो वो सर को बोलना जायज़ है कि हाँ सर, एक्चुअली में बहुत सारा होमवर्क था, मैं कर नहीं पाया। पर अगर ऐसा हो गया, अब जब भी होमवर्क कर रहे हैं तब होमवर्क में भी वही रूल फॉलो करना है कि एक बार में जब एक अटेम्प्ट कर रहे हैं तब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ही देना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना है। टाइम का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है कि होमवर्क हो सकता है उस दिन में सारा, तो होमवर्क खत्म करो, क्योंकि अगले दिन वो डिस्कस होने वाला है। ओके, तो योर फर्स्ट ट्राई शुड ऑलवेज बी कि होमवर्क खत्म करना है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो सर से डिस्कस करो। वो सर जो होते हैं, जेईई के जो भी सर होते हैं, वो नॉर्मली पढ़ाने के साथ साथ मेंटर भी अच्छे से करते हैं, तो सर को एक्सप्लेन करो कि सर क्यों नहीं हो पा रहा, वो बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं आपको। ओके, ठीक है। मतलब आप, मतलब अगर 3 बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 2 बैलेंस करो, करना चाहिए, और होमवर्क करना तो कंपलसरी है। करना अगर होमवर्क ही नहीं कर रहे तो फिर तुम जेईई की तैयारी क्या कर रहे हो ये पता नहीं है, ठीक है ना, कैसे कर रहे हो। द नेक्स्ट है सर कि मान लीजिए राघव जी, हाँ अगर कोई जेईई का तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है सब कुछ, ठीक है। ठीक है, किस मोमेंट पे लगता है कि मतलब अब मेरा जेईई हो जाएगा? जैसे मार्क्स आ रहा है, तैयारी कर रहा है, बहुत से कर रहा है, मतलब मार्क्स आ रहा है, तो किस मोमेंट पे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मेरा हो जाएगा?
सम टाइम बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो एक इसकी थोड़ा बताइए, आपकी क्या एक्सपीरियंस थी? हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट एक्चुअली में सही है। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, उसको कॉन्शियसली डाउन रखना पड़ता है। कि पहली बात तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये देख लो कि तुम्हारे मार्क्स इतने आ रहे हैं। इवन दो दो चीज़ होती है, एक होता है क्लास रैंक। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्लास रैंक और पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारी क्लास रैंक अच्छी आ रही होती है, मतलब मेरा जो मेजर टेस्ट 5 था, उसमें मेरी रैंक 1 आ गई थी क्लास में। ओके। क्लास मतलब इंस्टीट्यूट वाइड रैंक 1 आ गई थी, तब मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, मेरा जेईई हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, तब मेरा जेईई होना मुश्किल हो जाता। तो मैंने खुद को यही याद दिलाया कि देख, तुम्हारी रैंक तो 1 आई है, लेकिन तेरे मार्क्स देख। मेरे मार्क्स से 220 आउट ऑफ 360, उसमें मेरी रैंक 1 आई थी। वो पेपर काफ़ी टफ था, लेकिन 220 मार्क्स मेरे को समझ में आ गया कि भाई, इवन दो रैंक 1 आई है, लेकिन अभी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं है, क्योंकि 220 मार्क्स आए 360 में से। ओके। तो उस हिसाब से अपना ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्शियसली कम रखना पड़ता है। और हाँ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब डिसेंट मार्क्स क्लास में जो रैंक डिसेंट बढ़ रही होती है और तुम अच्छे बैच में होते हो, समझ में हो जाता है कि जेईई तो हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, हम्म। बट अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो रैंक खराब हो सकती है। हो जाती है। मैं जानता हूँ लोगों को जिसकी हो गई है। ओके, ओके। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ रॉन्ग, हाँ। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लोग जाएँगे थोड़ा-सा आपकी कॉलेज लाइफ़ की, क्योंकि हमने जो है सफिशिएंट चीज़ें सीख लिया जेईई के लिए। आपको लगता है कोई पॉइंट जेईई के बच्चों के लिए होना चाहिए? मतलब जेईई में एक ऐसा पॉइंट है जो, मतलब वो एक ही मंत्र है पूरे जेईई के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। जेईई इज ओनली कंसिस्टेंसी। 2 साल तक सेम चीज करनी है और करनी ही करनी है। नहीं करोगे तो नहीं होगा, होगा नहीं करोगे तो होगा। चाहे तुम गलती से कुछ दिन लेट भी उठ रहे हो, वो जो लोग बोलते हैं ना कि रोज अगर सुबह 4 बजे नहीं उठे तो जेईई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके। मैं रोज 8 या 9 बजे उठता था, आराम से ब्रश वश करके पढ़ने बैठता था, लेकिन मैं रोज करता था वो, और मैं रोज 8-9 घंटे पढ़ता था, तो मेरा जेईई हो गया। तो और अच्छा खासा हुआ। ओके। तो जेईई में बस कंसिस्टेंसी ही है। जो कर रहे हो अच्छे से करो और रोज करो। ओके। हाँ, वो एक है मेरा। तो राघव जी बताइए कि ये ज़माना तो सोशल मीडिया का है, राइट। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, और जिस जल्दी इसकी मार्क्स डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्क्स कम आ रहा है। तो आप एज ए स्टूडेंट क्या सोशल मीडिया पे अपने पढ़ते समय थे? सोशल मीडिया पर रहते हुए मैनेज कर लिए या नहीं थे? और क्या बच्चों को होना चाहिए? बिकॉज अब देख रहे हैं कितने प्लेटफॉर्म हैं और लोग बिलियंस और रुपीज बर्न कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, राइट। और माइंड कैसे डाइवर्ट हो जाता है पता नहीं चलता है। सही बात है। तो कैसे आप बैलेंस करते थे इन चीज़ों को? नहीं तो मतलब व्हाट्सएप पे तो खैर मैं था, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे डिस्कशंस, हमारे ग्रुप में बहुत डिस्कशन होते थे पढ़ाई से रिलेटेड, और टीचर्स वगैरह भी मटेरियल जो भी है वो शेयर करते थे टाइम टू टाइम। पर व्हाट्सएप के अलावा जो है, जैसे खैर फेसबुक तो आजकल लोग यूज़ नहीं कर रहे जो आजकल के बच्चे। इंस्टाग्राम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। ट्विटर वगैरह तो खैर ठीक है, मतलब मेरे जो है, मेरे सब में अकाउंट्स है, उस टाइम पे भी थे। लेकिन एक जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर है, वो ऐप ऐप हट या तो ऐप ब्लॉक कर सकते हैं या तो हटा सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। मैंने अपने पापा को बोल रखा था कि मेरे फ़ोन से ऐप ब्लॉक कर दो, और मेरे को उसका पासवर्ड नहीं पता था। तो मैं चाहूँ तो पासवर्ड कहीं से निकाल के हटा भी सकता था, लेकिन मेरे में उतनी मोटिवेशन तो थी कि यार, अब मैंने ब्लॉक कर रखा है तो मुझे नहीं यूज़ करना है। और वैसे एक चीज़ होती है कि लोग गूगल में खोल के उसमें इंस्टाग्राम खोल के कर लेते हैं। मैंने 2-3 बार इंस्टाग्राम खोला हुआ भी है जेईई के टाइम पे, लेकिन मेरे पे उतना था कि मैं खोलूँगा तो 5 मिनट खोलूँगा, सीधा बंद कर दूँगा। मैं पूरे जेईई टाइम में बहुत कम बार इंस्टाग्राम खोला होगा। और ओके। अगर तुम यूज़ कर भी रहे हो, तो अगर तुम्हारे पे पूरा कंट्रोल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कर रहे हो। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देख रहे हो, 1 महीने में 3 बार देख रहे हो, चलेगा। लेकिन अगर तुम रोज़ देख रहे हो और रोज़ 1 घंटा देख रहे हो, तब फिर कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, मतलब उसका। एक मतलब वो ऐप ब्लॉक वाली चीज़ तो काफ़ी बढ़िया होती है। ओके। और मतलब एज़ सच सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मतलब हाँ, पास टाइम करने के लिए कुछ चाहिए रहता है। मैं पर्सनली यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता था, उसमें वो यूट्यूब शॉर्ट्स थोड़े कम एडिक्टिंग होते हैं। और वैसे इंस्टाग्राम थोड़ा-सा खराब होता है, इंस्टाग्राम नहीं देखना चाहिए, और ऐप ब्लॉक अच्छा रहता है। और अगर खोल भी लो तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि बंद कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब आपका ये सजेशन है कि कोई बच्चा अगर कंट्रोल वे में यूज़ कर रहा है, हाँ। जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते थे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स भी 4 घंटा देखते हैं। नहीं, नहीं, फिर तो मैं बहुत सारे बच्चों का देखा हूँ कि इंस्टाग्राम 9 आवर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा। यूट्यूब बट शॉर्ट्स, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स मान लो आपका फ्री टाइम है, तो आपने अभी अपना टाइम देखा, मान लो 6:30 हो रहा है, तो आधा घंटा भी ऐसे ऐसे तो आधा घंटा बहुत होता है, लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पेपर के बाद वाला टाइम मान लो 3 से 6 वाला पेपर हो गया, टाइम अभी बहुत थके हुए हो, 2 पेपर लगा दिए,
तो 6:30 से 7 या फिर 7:15 आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, बट उसके बाद बंद करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, मैं बंद करूँगा, मैं खाऊँगा, मैं थोड़े टाइम आराम करूँगा, फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊँगा। वो होना चाहिए। ओके, मतलब बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल होना हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ कंट्रोल है और किसी सोशल मीडिया पे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो उसको अवॉइड करें। अवॉइड करें। एक और है जो जनरली इस एज में, जो 11-12 की एज होती है, जहाँ पढ़ना भी है, वो प्रॉब्लम फेस होती है कि मैंने देखा क्या है कि मान लीजिए आप बहुत पढ़ रहे हैं हुँ। और आपके दोस्त देख रहे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहा है, तो क्या आपको भी मन करता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मैं भी ऐसे चिल करूं? और क्या आपकी थी गर्लफ्रेंड जो है क्लास 11-12 में जो है? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो क्लास 11-12 में नहीं थी, मेरी तो अभी भी खैर नहीं है। तो हाँ, मेरे 1-2 दोस्त के पास गर्लफ्रेंड्स हैं और एक तो जेईई भी कर रहा था। ओके। हाँ, तो मतलब आई डोंट थिंक मैं जे गर्लफ्रेंड वाले पार्ट में उतना एडवाइस दे पाऊँगा कि मेरे पास पर्सनली एक गर्लफ्रेंड नहीं थी। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप वाली चीज़ एक डिसेंट डिस्ट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली उसको अवॉइड किया जा सकता है, या तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने भी अपने दोस्त से जब 1-2 बार बात की, तो वो यही कहता था कि हमारे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता है कि मेरा जेईई है, तो मतलब हम लोग ऐसे साथ में तो है, लेकिन हम लोग कम मिलते हैं। हम लोग जब मिलते हैं तब मतलब कुछ टाइम के लिए मिलते हैं। अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है कि वो बात नहीं कर रहा तो उसकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कुछ भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए उसमें, और अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब रिलेशनशिप किस लेवल पे और जेईई कितना इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वो जो चीज़ें में फँस जाते हैं लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो नहीं होना चाहिए जेईई के टाइम पे, वो एक्चुअल में बहुत खराब हो सकता है जेईई के लिए। ओके, ओके, ठीक है। ये बताइए, ये आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है? और सिंस यहाँ के लोगों का, लाखों लोगों का ड्रीम है कि सीएस ले, राइट। तो ये बताइए आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है फर्स्ट? हुँ, और ये फर्क पड़ता है क्या कि हम किस कॉलेज में हैं? हुँ। आईआईटी दिल्ली में सीएस से हैं, आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी कानपुर में है, आईआईटी खड़गपुर में है, क्या कॉलेज से फर्क पड़ता है? तो दो क्वेश्चन मिक्स है, आप अपने अनुसार से आंसर दीजिए। ये तो कॉलेज लाइफ तो ख़ैर बहुत लोगों ने मूवी देख और के रखी है, छिछोरे देखी होगी काफ़ी लोगों ने। आईआईटी दिल्ली पूरा छिछोरे ही है ना? ओके। तो मतलब कॉलेज लाइफ काफ़ी बढ़िया है, मतलब अ, ह हर आईआईटी में आईआईटीज़ में काफ़ी मतलब आईआईटीज़ में कल्चर बहुत भरा हुआ है। मतलब एक कल्चर मैं आपको बताऊँगा, आईआईटी दिल्ली में सीनियर्स को सर मैम करके बुलाते हैं। सीनियर्स को नेम से तो खैर बुला ही नहीं सकते, दीदी भैया भी नहीं बुला सकते उनको। ओके। तो ऐसे जो है मतलब वो हर कॉलेज में डिफरेंट है। बॉम्बे में मैं सुना है कि लोगों को नाम सीनियर्स को नाम से बुला सकते हैं। दिल्ली में एक आईआईटी दिल्ली में एक है कि आपका 4 साल सेम हॉस्टल होता है। ओके। हाँ, मतलब आपको एक बार स्टार्टिंग में हॉस्टल मिल गया, फिर वो चेंज नहीं होता है। बॉम्बे में ऐसा होता है कि वो हर साल चेंज होता है। तो उसके कारण दिल्ली में एक ऐसा होता है कि एक हॉस्टल कल्चर बिल्ड हो गया है। बहुत तगड़ा हॉस्टल कल्चर है कि वो हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल वाली चीज़, कि क्योंकि एक ही हॉस्टल में एमटेक वाले लोग भी है, बीटेक वाले लोग भी है, चारों साल के हैं। ओके। तो वो जो छिछोरे में जीसी वाली चीज़ होती है ना, हाँ। वो स्पोर्ट्स वाला, वो आईआईटी में एकदम प्रॉपर सेम कल्चर है। इंटर आईआईटी होते हैं, सब होता है। और जैसे बॉम्बे में हॉस्टल वाला कल्चर थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पे हर साल आपके हॉस्टल चेंज हो रहा है, तो यू आर नॉट बाउंड टू एनी हॉस्टल। ओके। तो हाँ, मतलब आईआईटी दिल्ली जाके काफ़ी अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। मतलब मैं वहाँ जाके देखा कि लोग अपने हॉस्टल के लिए रूट कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा-सा मेरे को पहले तो अजीब सा लगा। तो अब काफ़ी आदत हो गई है, मतलब मैं खुद ही जय आरा बोलते रहता हूँ, अरावली का हूँ मैं, है ना? ओके। तो वो कॉलेज लाइफ तो खैर काफ़ी बढ़िया है वहाँ पे, मतलब अ, वहाँ पे जाके काफ़ी फ्रीडम मिलता है, दोस्त नए-नए बनते हैं अच्छे-अच्छे। और हाँ, और मतलब ऐसे जो बात है कि कौन-सा आईआईटी, उसमें तो एक वो रहता है कि जो टॉप कुछ आईआईटीज़ है, उनमें काफ़ी एक्सपोज़र रहता है। मतलब जब मैं एकेडमिकली देखूँ और जॉब पर्सपेक्टिव और स्टार्टअप पर्सपेक्टिव वो सबसे देखूँ, तब जो कुछ आईआईटीज़ है, आईआईटी दिल्ली खैर मतलब काफ़ी होने की स्टार्टअप पर्सपेक्टिव में आईआईटी दिल्ली काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। तो जो आईआईटी कौन-सा आईआईटी ले रहे हो, हाँ, उससे फ़र्क पड़ता है। ये एक बहुत ही सीधी बात है, और वो ब्रांच टू ब्रांच पे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। मतलब कौन-सा आईआईटी के कौन-सा ब्रांच अच्छा है, ये भी मैटर करता है। तो जो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न, जो जेईई के बाद जो जोसा होता है, उसमें बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहिए कि कौन-सा आईआईटी में जा रहे हो, और कौन-सा ब्रांच ले रहे हो। दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेकिन कुछ भी ब्रांच और कुछ भी आईआईटी लो, कॉलेज लाइफ़ तो बहुत बढ़िया है वहाँ पे। ओके। हाँ। इसमें बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर मान लो मेरी अगर अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, हुँ। तो ब्रांच कंप्रोमाइज़ करके अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहिए, जो ओल्ड आईआईटी है उसमें लेना चाहिए, या आईआईटी कंप्रोमाइज़ करके अपनी पसंद की ब्रांच लेनी चाहिए? आपका इसमें क्या ओपिनियन है?
न्यू मतलब आईआईटी में एडमिशन लेनी चाहिए? ये क्वेश्चन सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है और इस पे करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि क्या लेना चाहिए। वो एक्चुअल में एग्जैक्ट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या मिल रहा है और क्या बेटर होगा। मतलब ओल्ड आईआईटीज का अपना एक वो है, जलवा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। और न्यू आईआईटीज मतलब आई वुड से कि ओल्ड आईआईटीज में एक डिसेंट ब्रांच मिलना इज बेटर देन न्यू आईआईटीज में टॉप ब्रांच मिलना। बट मतलब जैसे कुछ काफ़ी लोअर ब्रांचेस भी थे, जैसे टेक्सटाइल ब्रांच हो गया और बीएस केमिस्ट्री, ऐसे जो ब्रांचेस हैं, अगर ये मिल रहे हैं और उनकी जगह पे आपको कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रहा है, कोई बेटर कोई दूसरे न्यू आईआईटी में, तो वो उधर वो बेटर हो गए। तो दैट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, देयर इज नो वन आंसर टू दिस, बट वो आपके एग्जैक्ट सिनेरियो पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने काफ़ी लोग को देखा है कि मतलब जैसे आईआईटी दिल्ली में एक डिपार्टमेंट चेंज का भी ऑप्शन होता है ओके, कि फर्स्ट ईयर के बाद डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, ऑल्दो वो करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, लेकिन लोग उसके चक्कर में भी काफ़ी बार लोअर ब्रांच लेके आईआईटी में दिल्ली में चल जाते हैं। ओके। तो ये पहली बात तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा खराब सा ही लगता है कि ये खुद पे ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल आपको वही पढ़ना है। अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप 4 साल उसको पढ़ कैसे रहे हो पहली बात तो? बिल्कुल। या फिर तब नहीं पढ़ोगे, फिर सीजी खराब आएगी, फिर ओवरऑल खराब जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ओनली गो फॉर अ बेटर कॉलेज एंड नॉट सी द ब्रांच। ब्रांच देखना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई डिसेंट ब्रांच एक अच्छा आईआईटी में पुराने आईआईटी में मिल रहा है, सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे टू गो। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बच्चे को ना आईआईटी मिलता रहता है हुँ, और आईआईटी में अच्छी रैंक नहीं आती है, आ हुँ, जाती है, बट जेईई मेंस में अच्छी रैंक होती है, हुँ, तो उसको जो है एनआईटी मिलता रहता है। हुँ, और मुंबई में कल्चर क्या है, बीट्स भी मिलता रहता है। हुँ। तो बच्चों को क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए? मतलब आईआईटी जानी चाहिए कुछ कोई भी मतलब खराब रैंक के साथ, या उसको एनआईटी में अच्छी रैंक के साथ जानी चाहिए, अच्छे ब्रांच के साथ जानी चाहिए अच्छी एनआईटी में, या बीट्स जानी चाहिए? क्या मतलब ऐसा? आई थिंक टॉप 2 या 3 एनआईटीज़ है जो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है अभी। और बिट्स बिट्स तो काफ़ी खैर बहुत अच्छा कॉलेज है। तो अगर बिट्स में मान लो सीएस या इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांचेस मिल रहे हैं, तो अगर अगर आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है टॉप 3-4 आईआईटीज़ में, तो बिट्स में जाना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक रादर देन गोइंग टू अ न्यूअर आईआईटी विथ गुड ब्रांच, बिट्स विद बेटर ब्रांच इज़ बेटर। और ओके, बिट्स एक्चुअली अच्छा ऑप्शन है। और एनआईटी भी, मतलब अगर आपको मान लो एनआईटी त्रिची में सीएस मिल रहा है और आपको आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल मिल रहा है, तो मतलब फ्रैंकली कोई भी एनआईटी त्रिची में सीएस ही जाएगा। तो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ब्रांच का इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि 4 साल वही पढ़ना और उसके बाद अनलेस आपको उस डिपार्टमेंट में बहुत फ्री टाइम मिल रहा है, जॉब भी उसी की लगनी है, ओके, राइट? तो मतलब अगर आपको टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच मिल रहा है और बहुत या नया आईआईटी में खराब ब्रांच, या फिर बहुत खराब ब्रांच पुराना आईआईटी मिल रहा है, तो फिर आई थिंक एनआईटी त्रिची सीएस या फिर जो भी टॉप एनआईटी, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कौन सा टॉप एनआईटी है, तो टॉप एनआईटी सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर टॉप बिट्स, बिट्स के तो 3 ही है, बिट्स में सीएस इलेक्ट्रिकल ये बेटर है। ओके। तो मतलब अगर आईआईटी में खराब ब्रांच मिल रही है हम्म, और किसी टॉप एनआईटीज में या बिट्स में अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो वहाँ प्रेफर करना गलत नहीं। नहीं है। सो द नेक्स्ट मेरा ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है हम्म, 11th की तैयारी करना शुरू कर रहा है, जो आ रहा है, ड्रीम देख रहा है, तो क्या उसको मतलब सीएस ब्रांच की ड्रीम लेकर पढ़नी चाहिए? बिकॉज मतलब आता ही है मेरे पास बच्चा बोलता है कि सर आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, हाँ। तो क्या ये ड्रीम लेकर सही है उससे, या एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चा अपने ऊपर लेता है और रिजल्ट खराब हो जाती है? नहीं, पहली बार तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सीएस मतलब कम से कम पेमेंट के हिसाब से या जॉब सैलरी के हिसाब से तो सीएस मत देखो। अपने इंटरेस्ट पहले पहचानो कि काफ़ी लोग, मतलब इंडिया में बहुत ही ऑब्वियस सा ट्रेंड है कि सीएस का रैंक सबसे पहले खत्म हो जाता है और बहुत बहुत मार्जिन से पहले खत्म हो जाता है। तो भाई अपने अपना इंटरेस्ट देखो, उसके हिसाब से देखो। अगर तुम्हारा सीएस इंटरेस्ट है, तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू ड्रीम ऑफ इट, बट खुद पे इतना वो मत डालो कि अगर सीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। ओके, मतलब मैं पर्सनली, अगर मेरे को आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिल रहा होता, तो आई वुड नॉट हैव बीन वेरी अपसेट विद आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल और आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल। इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। तो पहली बात तो खुद पे इतना प्रेशर मत डालो कि सीएस ही चाहिए और आईआईटी बॉम्बे पे ही चाहिए। ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन एम उसके लिए बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो राघव जी, हुँ, जनरली इंडिया के लाखों लोगों का, हुँ, लाखों बच्चों का हुँ, ड्रीम होता है कि हम कंप्यूटर साइंस से आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में जाएं और पढ़ें। हुँ। तो ये बताइए आपको कैसा फील हुआ जब आप पेरेंट के साथ आईआईटी दिल्ली पहुंचे हो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेकर? मतलब बहुत बढ़िया था। मतलब मैं गाड़ी में गया था, पूरे टाइम सीना तान के ही चल रहा था मैं तो।
मतलब कुछ भी कर रहा है एकदम खुशी-खुशी मुँह में स्माइल, फ़ोटो-वोटो भी खिंचाई। वो आईआईटी दिल्ली का बहुत फ़ेमस है, वो लिखा रहता है इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो काफ़ी मतलब उस दिन तो ख़ैर बहुत अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली उसी दिन हम लोग को अपना हॉस्टल रूम मिला था, तो रूम देख के थोड़ा-सा वो हो गया था कि ये कैसा रूम है? वहाँ पे रूम्स थोड़े छोटे हैं, बट ऐसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब ऐसे मन में बहुत खुशी लेके बैठ रहा था कि हाँ, मैं आईआईटी दिल्ली में सीएस लेके बैठ गया हूँ फाइनली। ओके, तो मतलब आपने आपकी ड्रीम अचीव हुई राइट, कि मैंने कोई चीज़ मतलब क्रैक किया लाइफ में अपना जो है। 100%। और लाइफ में सक्सेस भी ऐसी होती है कि अगर आपने 11-12 की एज में अगर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आपने क्रैक किया, वो भी बेस्ट ब्रांच आपने लिया इंडिया का, मतलब आईआईटीज़ की जो है। ना ये बताइए कि जनरली बच्चों को होता क्या है कि सिंस आईआईटी की तैयारी में आपने बोला है कि 8-9 आवर्स आप रेगुलरली पढ़ते थे और ऐसी तैयारी आपने 2 साल किया और माँ-बाप बोलते हैं कि बेटा 10th में पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना होगा। फिर बोलते हैं 11-12 में पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना होगा। तो ये बताइए आईआईटी के अंदर का क्या कल्चर है? क्या वहाँ भी जाके 8-9 आवर्स पढ़ने होते हैं या चिल होते हैं, सब कुछ होते हैं? क्या होता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी? बिकॉज़ मतलब आपका तो फर्स्ट ईयर जा रहा है अभी वहाँ। हाँ, मेरा 1 सेमेस्टर ही हुआ है खैर वहाँ पे तो, लेकिन वहाँ पे कॉलेज कल्चर का पढ़ाई कॉलेज जो पढ़ाई है, वो एक कंप्लीटली मतलब कंप्लीट शाम और दिन की डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे लोगों को ये सीख जाते हैं लोग कि अंडर प्रेशर कैसे पढ़ते हैं। ये एक जो कोर स्किल है, ये जेईई में बहुत से सीख जाते हैं लोग कि अंडर प्रेशर कैसे पढ़ा जाता है। तो नॉर्मली जो डेली रूटीन होता है लोगों का, उसमें पढ़ाई नॉर्मली होता ही नहीं है। मतलब अगर कोई सेकंड थर्ड ईयर का सीएस का स्टूडेंट है तो उसकी बात अलग है। जो एकदम टफ ब्रांचेज़ है उसमें तो लोग ऑब्वियसली बहुत टाइम तक पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में या फिर अगर कोई न फ्री ब्रांच है जैसे केमिकल वगैरह जो है बहुत ही चिल ब्रांच होते हैं, ओपन ब्रांच होते हैं, उसमें लोग नॉर्मली नहीं पढ़ रहे होते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान दे रहे होते हैं। मतलब मेरे एक सीनियर है, वो पूरे टाइम अपना फ़ोकस लगा रहे डिज़ाइनिंग पे, डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया से सीख रखा है वो। उनका मार्केटिंग में उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब वो ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ों पे बहुत फ़ोकस कर रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं ना, मोस्ट लोग तब आपको रात को स्टडी रूम में वहाँ बैठे हुए पढ़ते हुए मिलेंगे, रात ऐसे 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो वहाँ पे जो पढ़ाई का है वो जेईई टाइम से तो कंप्लीटली डिफरेंट ही है। बट ऑब्वियसली जो लोग टफ ब्रांचेस में जैसे सीएस में जो मेरे सीनियर्स हैं, वो एक्चुअल में काफ़ी टाइम तक पढ़ रहे होते हैं। मतलब वो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। लेकिन जो माहौल है, वो जेईई से मच डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे फ्रीडम है पढ़ाई में, आपको अपने हिसाब से पढ़ने मिलता है और आप जब पढ़ते हो तो आप में सीरियसनेस रहती है क्योंकि आप जेईई दे चुके हो। तो वो एक कोर स्किल डेवलप हो जाता है जो मैं कह रहा हूँ, अंडर प्रेशर पढ़ने का। तो वो ओके, वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, उसके कारण आपको कम टाइम देना पड़ता है और आउटपुट ज़्यादा निकलता है। जी, ओके, कॉलेज की पढ़ाई वैसी होती है। ओके। हाँ, ये बताइए जैसे कोचिंग में आपने जब पढ़ा होगा, हाँ, तो टीचर बच्चों को बहुत केयर करता है, हाँ, सारा होमवर्क करवाता है। हाँ। कॉलेज में भी ऐसे आईआईटी में प्रोफ़ेसर होते हैं कि मतलब कम मतलब आपसे बोलेंगे होमवर्क देंगे करने के लिए ऐसा मतलब डिफ़रेंस होते हैं कि मतलब कैसा होता है वहाँ पे? कॉलेज में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। कॉलेज में जो प्रोफ्स होते हैं, प्रोफ खुद ही कहते हैं कि जो कोचिंग होता है वो कोचिंग होता है। लेकिन कॉलेज में टीचिंग होता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कैसा होता है कि वो आपको लेक्चर देंगे 300 बच्चों के साथ। एक ही क्लास में बैठ के आपको लेक्चर देंगे। आपको ऑनलाइन एक असाइनमेंट आ जाएगा, आपको वो सॉल्व करना होगा, उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होगी। तो उसमें कॉल प्रोफ कुछ नहीं बोलने वाला है, अनलेस आप खुद जाके उनसे मेंटरिंग लो, तब आपको हेल्प करने के लिए तो ऑब्वियसली तैयार है। लेकिन वो आपके पीछे नहीं पड़ा है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है। तो कॉलेज में ऐसा है कि ज़िंदगी बनानी है तो खुद से ही बनानी पड़ेगी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो सीरियसनेस होता है, वो आप जेईई से सीख कर जाते हो। तो जेईई जो एक परफेक्ट मतलब वो है कि उस तरह से जो भी कोर स्किल्स आप पढ़ाई से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड सीख के जाते हो, वो आपको कॉलेज में अप्लाई करना होता है और इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना होता है। बट वहाँ पे वो कोचिंग वाला स्टाइल नहीं है कि आपको प्रोफ्स बैठ के हेल्प कर रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं कि प्लीज़ सॉल्व करो, अच्छा रहेगा। वो असाइनमेंट ऑनलाइन आता है, खुद सॉल्व करके रखना पड़ता है, नहीं तो ग्रेड डाउन हो जाता है, सिंपल सी बात। ओके। सो द नेक्स्ट है मेरा कि मान लीजिए जब हम कॉलेज में जाते हैं, जैसे जेईई की तैयारी करते हैं, राइट, देखते हैं कितनी हाई प्रेशर होती है राइट। और बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न आप देखते हैं कि बहुत सारे सिटी में बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या आईआईटी में जाने के बाद भी इतनी प्रेशर होती है जॉब की या ऐसी कुछ कॉम्पिटिशन होती हो जिससे पीयर प्रेशर होते हो जिससे बच्चे सुसाइड करते हैं? क्योंकि न्यूज़ तो आते हैं कहीं-कहीं से सुसाइड कर दिए। नहीं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी कि होता है नहीं क्या? वो एक्चुअल में सच बात है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो कॉम्पिटिशन वाली एक फीलिंग होती है ना, वो जेईई से ज़्यादा आईआईटी में होती है। ये एक्चुअल में सच थी कि आईआईटी में मान लो मैं सीएस में हूँ, तो मेरे सीएस में मान लो मैं सीएस ब्रांच में 136 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 100 बच्चे मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होंगे। ऐसा मतलब ऐसे मैं कह तो नहीं सकता कि कितने स्मार्ट है, लेकिन सब एक से बढ़कर एक होते हैं, क्योंकि सब सेम एग्ज़ाम क्रैक करके सेम डिपार्टमेंट में बैठे हैं।
तो उसमें जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि कभी-कभी जब डिपार्टमेंट रैंक लो आ रही होती है, जहाँ बहुत मतलब बड़ी आ रही होती है, ऐसे 136 में से 100 आ रही होती है, 110 आ रही होती है, तब थोड़े डिमोटिवेट लोग हो जाते हैं। तो उसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कॉलेज लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड पर्सन होके रहना पड़ता है 4 साल के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन आईआईटी में आईआईटी के अंदर होता है, टू गेट अ जॉब, टू गेट अ गुड सीजीपीए, टू इम्प्रूव योर स्किल्स, वो बहुत तगड़ा होता है। मतलब कोई सब अपना-अपना देख रहे होते हैं उसमें। तो एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन होके वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे हर समय अपना बेस्ट ट्राई करना होता है। एट द सेम टाइम कॉलेज लाइफ को एन्जॉय करना होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन नेगेटिव माइंडेड है, वो सोच रहा है कि मेरी डीआर कम आ गई, डिपार्टमेंट रैंक कम आ गई, तो वो फिर ये सब उसके कारण ही ये सब चीज़ें होती है। तो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि एज़ अ पर्सन बी वेरी पॉजिटिव माइंडेड व्हेन यू गो टू, स्पेशली व्हेन यू गो टू आईआईटी। ओके। एंड व्हाट इज द स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ पे कैसी होती है? क्योंकि बच्चा तो यार जेई वेई पढ़ाई किया, फिर वहाँ में जाके पढ़ाई की बात कर रहा है, तो रिफ्रेशमेंट के लिए या किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो कैसा होता है वहाँ पे जो है? नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर तो आईआईटी का खैर बहुत तगड़ा है। मतलब अभी एज़ वी स्पीक इंटर आईआईटी चल रहा है। ओके। हाँ, दिसंबर में होता है। इस साल शायद पटना में हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। मैं तो खैर किसी ज़्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान देता नहीं, मेरा कल्चरल में ज़्यादा है। वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक तो बहुत तगड़ा कल्चर है। जीसी वगैरह सब होते हैं, जैसे मैंने कहा चिचौड़ी में होता है बहुत। हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल भी होता है और एक कॉलेज टीम भी होता है जो इंटर आईआईटी में जाता है। और एक वहाँ पे कल्चरल का भी सिमिलर टाइप ऑफ वो कल्चर है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, वहाँ पे बहुत कुछ, रोबोटिक्स हो गया और लिटरेचर हो गया, वहाँ पे ड्रामा हो गया और ऐसे मतलब बहुत है। मतलब उसका उसका भी हर चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। हॉस्टल वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, उसमें भी हॉस्टल वाइज़ कॉम्पिटिशन्स होती है और इंटर आईआईटी में भी उसकी भी कॉम्पिटिशन होती है, डांस की, म्यूज़िक की। तो मतलब ओवर द ईयर मोस्ट लोग इन्हीं सब में लगे रहते हैं आईआईटी में, कि या तो कोई, मैं पर्सनली कल्चरल में मैं डांस और लिटरेचर में इन्वॉल्व हूँ। स्पोर्ट्स में उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग वैसे इंटर आईआईटी में काफ़ी लोग गए हुए हैं, कल्चरल में से भी काफ़ी लोग गए हुए हैं। तो ओवर द ईयर मोस्ट लोग इसी में इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत ही तगड़ा कल्चर है। इनफैक्ट एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली में ये कल्चरल का एज वेल एज स्पोर्ट्स का, दोनों का। तो राघव जी, हुँ, आपसे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हुँ, एंड एज ए टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस था बच्चों को पढ़ाकर और अपनी जर्नी से, बट आपकी जर्नी के थ्रू जो है मैं बहुत कुछ सीखा जो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, हुँ, और ऑडियंस भी आपसे बहुत कुछ जरूर सीखेगी ही सीखेगी। बट जो भी गेस्ट आते हैं हुँ, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस हुँ, कमेंट करता है, हुँ, कोई हेल्प मांगना चाहता है, हुँ। तो क्या आप उसको हेल्प कर पाएंगे? बिकॉज एज ए सीनियर ऑलरेडी आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, राइट, आप उस जर्नी से गुजरे हुए हैं। राइट। बट कोई ऐसा बच्चा है कहीं भी है और वो नहीं जानता है किसी को, हुँ। तो वो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे, आपसे हेल्प मांगना चाहे, तो क्या आप हेल्प कर पाएंगे उनको? डेफिनेटली, मतलब मैं ये मानता हूँ कि एज़ अ जेईई एस्पिरेंट, नॉट इवन एक्स जेईई एस्पिरेंट, एज़ अ जेईई एस्पिरेंट, जेईई एस्पिरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और जेईई एस्पिरेंट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है। तो अगर मेरे से कोई हेल्प माँगेगा तो मैं तो डेफिनेटली, मतलब मेरी मेरी बहन खुद ही जेईई के लिए प्रिपेयर करी है, तो मैं उसको टाइम टाइम हेल्प करते ही रहता हूँ, जब भी मतलब ऑनलाइन भी अभी घर आया हुआ हूँ तो उसको। तो मतलब जेईई एस्पिरेंट्स की तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहूँगा। ओके। सो हमने इस एपिसोड से बहुत सीखा और मुझे उम्मीद है कि आप भी सीखे होंगे। आपको क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा इस एपिसोड में, कमेंट में जरूर बताएं। और आपको लगता है ये एपिसोड आपकी लाइफ को चेंज किया और आपके किसी फ्रेंड के लाइफ को चेंज कर सकता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए और अपने आप को इंस्पायर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच राघव जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम लोग को अपने एक्सपीरियंस से सिखाने की कोशिश किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।